कैसा रहा सफ़ा का अ, आपका सफ़र फर्स्ट सेमेस्टर का एंड होप यू ऑल एन्जॉयड द जर्नी विद ऑल ऑफ अस। आपको इस तरह का कोर्स अभी कहीं और ऑफर्ड होता हुआ दिख रहा है कहीं पाकिस्तान के अंदर? इस स्ट्रैटेजी और इस एक्सपर्टीज़ के साथ कोई पढ़ा रहा हो? तो बहुत से इंस्टीट्यूट्स ऑफर कर रहे हैं। इसके बारे में देखिए जो आपको लगता है कि इट्स वेरी यूनिक इन इट्स ओन सेल्फ। मेरे पास जो अब सब्जेक्ट है ना वो अकीदे से भी ज़्यादा मुश्किल है। नो, इट्स इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इट्स अबाउट कि वो फ्रेमवर्क क्या है जिसमें इस्लाम फंक्शन करता है। वो फ्रेमवर्क क्या है जो इस्लाम सेट करने आया है। वो पैराडाइम क्या है, वो स्ट्रक्चर क्या है जिसके तहत इस्लाम अपना मैकेनिज्म एग्जीक्यूट करता है। सो वी कॉल दिस क्लास इस्लामिक फ्रेमवर्क। इसमें हम सर आप थके लग रहे हैं। हाँ, मैं पूरी रात तो सोया हुआ नहीं हूँ असल में। यू नो, आई एम सर्विंग द लेडी ऑफ द हाउस। तो हिम्मत ज़रा, मैं अभी भी लेटा हुआ ही था, यहाँ ऑफ़िस में ही सो रहा था। तो आई एम अ बिट डाउन टुडे। हम अपनी घर की बेगम की खिदमत करते-करते रात की नींदें हमारी थोड़ी-सी ज़रा आगे-पीछे हो गई हैं। मे अल्लाह गिव मी द स्ट्रेंथ टू डिलिवर इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। एक है, अभी जिस तरह अकीदे में आप लोगों का एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव हमने खोला था ना, इसमें भी आपके लिए हम एक बिल्कुल ऐसी चीज़ खोलने जा रहे हैं कि दिमाग आपका ना बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको, बट यू हैव टू थिंक द वे इंशाअल्लाह आई एम गोना शेयर थिंग्स विद यू। फरमान एक ग्लास पानी मुझे भी दे देना। सब रेडी है? ऑल ऑन बोर्ड? जब आप किसी अच्छे आर्किटेक्चर को देखते हैं, किसी भी अच्छी तामीर को देखते हैं, किसी भी बिल्डिंग को देखते हैं, किसी का घर देखते हैं, यू नो, तो पहली चीज़ क्या आपके ज़हन में आती है? जैसे अगर आपको मैं आप मुझे अपने घर पे इनवाइट करें अगर, तो मैं आपके घर में अगर आऊँगा या आप मेरे घर में आते हैं, या इवन अगर आप मुझे भी देखते हैं, मतलब आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने हूँ, तो आप मतलब पहली नज़र आपकी क्या चीज़ डिराइव करती है आप? मुझे देख के या किसी और के घर को देख के, किसी चीज़ को फिज़िकल कैसे बना है घर डिज़ाइन? किसने बनाया है, कैसा बना होगा? बनाने वाले का ख़्याल, स्ट्रक्चर, अतीक कहता है हम स्ट्रक्चर देखेंगे। ऑलराइट, द ब्यूटी ऑफ द क्रिएशन ऑफ द हाउस, वेल, ऑलराइट।
किसी भी चीज़ को सबसे पहले देख के जो चीज़ माइंड में आती है ना, उस घर को देखकर उसके अंदर उसकी सोच को देखेंगे। अच्छा, क्या एज ग्रुप बैठा हुआ है यहाँ पर? एज ग्रुप क्या बैठा हुआ है? मुझे तो याद ही नहीं है। 20, 27, 18, 25, 23, सब बच्चे हैं छोटे। चलो, तो पहली चीज़ जो किसी चीज़ को देख के इंसान डिराइव करता है ना, उसको हम कहते हैं द मैक्रो आउटलुक ऑफ द थिंग या स्ट्रक्चर। लेकिन उसके साथ वक़्त गुज़ारने के थोड़े बाद हम उसकी डिटेल्स में जाते हैं। यू डोंट गो फॉर लिटिल डिटेल्स, स्मॉल पेक्यूलियर डिटेल्स, निटी-ग्रिटी डिटेल्स ऑफ एनी एक्जिस्टेंस। आप किसी भी वजूद की जो एक बिल्कुल बेसिक माइन्यूट डिटेल्स है ना, वो फर्स्ट आउटलुक में नहीं देखते आप। आदमी किसी चीज़ को देखता है, ठीक है? इनफैक्ट मेरी कोई तकरीर भी सुनेगा, उसके पीछे जो एक डिटेल है मेरी ज़िंदगी की, वो तो बाद में दिखेगी ना। पहले तो एक एम्बियंस है, एक शेख आतिफ़ है सामने, उसकी एक आवाज़ है, उसकी एक शख्सियत है, द वे आई लुक, द वे आई टॉक, और वो कैरिज़मा है स्टेज के ऊपर जब मैं व्हेन आई एम देयर। तो उसकी नज़र जो है ना, वो माइन्यूट डिटेल्स में नहीं जाएगी अभी मुझे देख के भी, यू नो। लोग डिटेल्स में नहीं जाते बाय द फर्स्ट लुक ऑफ समथिंग। लोग एक जेनेरिक व्यू पे जा रहे होते हैं कि ये क्या दिख क्या रहा है। ये समझ आई बात? ये क्या बना है ये नहीं देखते, ये दिख क्या रहा है, दैट्स द फर्स्ट आउटलुक ऑफ एनीबॉडी। आप ज़िंदगी में आप कहीं पर भी जा रहे होते हैं ना, जो फर्स्ट ग्लांस आती है ना आपको, ये क्या दिख रहा है, ये क्या बना है, ये डिटेल में चला जाता है। तो मेरा सवाल है, एक कौम डिटेल्स का इतना ख़्याल रखती है कि वो अपने आउटलुक को और अपने आउटवर्ड अपीयरेंस को जो है ना, उस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है, और जो हुस्न है ना, वो डिटेल्स में रख देती है, और जो फर्स्ट ग्लांस आउटलुक है ना, उसके अंदर उसका इतना सब्सटेंस काम नहीं होता। तो लोग पहली बारी में ऑफ हो जाते हैं उनसे। तो ऐसी डिटेल्स का इंसान ने अचार डालना है, जब पहली आउटलुक में ही वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा किसी को। और बाज़ लोग अपने आउटलुक में अपनी ज़ाहिरी खदो-ख़ाल में इतना हुस्न पैदा कर देते हैं, सो मच अट्रैक्शन, लेकिन डिटेल्स उनकी खोखली और माड़ी होती हैं बिल्कुल। सो व्हेन पीपल सेटल एट लिटिल एंड दे स्पेंड अ लिटिल टाइम विद दैट स्ट्रक्चर, तो डिटेल्स में एक पता चल जाता है कच्चा काम है इनका, ऊपर-ऊपर की खूबसूरती है। डू यू एग्री विद माय पॉइंट ऑफ व्यू? मेरी इस मेरी इस सिनॉप्सिस से आप एग्री करते हैं कि बाज़ लोग डिटेल्स में काम करते हैं और बाज़ लोग आउटलुक पे काम करते हैं। आउटलुक क्लास की होनी चाहिए, इस पर तो कोई दूसरी राय ही नहीं है, मगर डिटेल्स भी खूबसूरत होनी चाहिए, तो ही तो क्लाइंट अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ। अब जो मेरा आउटवर्ड पर्सोना है ना, वो मैं आई वोंट बी ब्रैगिंग अबाउट माय सेल्फ, मतलब बड़ा हेवी पर्सोना अल्लाह ने दिया है माशाल्लाह से, मतलब एक ज़ाहिरियत भी जो है ना, एक उस ज़ाहिर के अंदर एक जो ज़ाहिरी पर्सनैलिटी है मेरी भी, मतलब विदाउट ब्रैगिंग अबाउट माय सेल्फ, अल्लाह ताला मैं तो फ़कीर गरीब आदमी हूँ। लेकिन एक है ना, एक है मतलब अल्लाह ने दिया है, एक दिखता है। लेकिन जैसे वक़्त गुज़ारेंगे तो उस ज़ाहिर की पर्सनैलिटी की डिटेल्स खुलना शुरू हो जाएँगी फिर। तो बाज़ लोग अपनी आउटर पर्सोना पे इतना काम नहीं करते। ठाठ मेरा जो ब्रांड है, पर्सनल ब्रांड जो मैंने रखा हुआ है, वो ठाठ-बाट वाला लगता है आपको? देयर इज़ द माय माय मतलब यू नो
एक तो मेरी शख्सियत की डिटेल के अंदर आपको एक मतलब हर इंसान की शख्सियत की एक डिटेल होती है ना, वो तो वक़्त लगा के पता चलता है कि ये कितना अ, अंदर से सब्सटेंस्ड इंसान है। लेकिन ज़ाहिर जो है, एक इंसान के ज़ाहिर में कोई आवाज़ ना हो, कोई भरम ना हो, मिज़ाज ना हो, हुस्न ना हो, कोई बात ना हो, यू नो और मैं ऐसे ही बिल्कुल आपको पता है अभी मेरे पास ब्रश नहीं था, ठीक है? मैंने इनको बोला मैंने बाल ब्रश करने हैं, मैं सो के उठा हूँ अभी। अगर मैं बिल्कुल बाल खराब करके आ जाऊँ यहाँ पर, तो मैंने जो भी हाथ था इस्तेमाल करके अपने आप को रिफ्रेश किया है। तो अ, लेकिन एक पर्सोना अल्लाह ने दिया भी है, फिर जंगें भी लड़ी हैं मतलब दिस इस इस पे काम भी किया मतलब एक फेस है, एक है, तो है वो तो है। तो अगर एक इंसान के ज़ाहिर में ही हुस्न और अट्रैक्शन ना हो, तो उसकी डिटेल्स को जानने कौन आएगा? अगर मैं अपने फर्स्ट आउटलुक में अपनी क्लास को, अपनी ऑडियंस को, अपने सुनने वालों को कन्विंस वो चीज़ ही ना दूँ पहली मतलब फर्स्ट टाइम यू लिस्टेन टू मी फेस टू फेस और ऑन स्टेज तो स्पीकर की तो ये क्लास होनी चाहिए ना, लोग उसे सुन कम रहे हो, देख-देख के ही वो कहेंगे भई वो देखते ही रह जाएँ ना, दे गेट ऑस्ट्रक कि भई ही इज़ देयर। तो उसको बनाने के अंदर एक एक पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर खड़े करने में मेहनत है ना एक। फिर जब वो मुँह खोलता है, मतलब एक मेहनत हुई हुई है ना, जब वो मुँह खोले तो पता चले लोग सुन रहे हैं उसको। अब मैं बगैर तैयारी के आज पढ़ा रहा हूँ, पता ही कुछ नहीं है, मैंने कोई सिलेबस नहीं मैं फ़ॉलो करता, ना ये किताबें फ़ॉलो करता हूँ, ऐसा मैं मनचाहा आदमी हूँ। सामने मेरा जो है ना एक सोफ़े से उठ के मैं आया हूँ और मैं शुरू हो गया हूँ। तो ये बनने के अंदर कितनी मेहनत है, मुझे कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं है, मैं जहाँ बैठूँगा मेरे एक उस्ताद ने मुझे कहा था, मैंने अपने असातिज़ा की बहुत बातें मानी, एक बात बहुत मानी, उन्होंने मुझे कहा था, "वो बनना कि जहाँ तुम बैठो, वहीं यूनिवर्सिटी का क़याम हो जाए। तुम दरख़्त के नीचे बैठो, तो वहाँ भी रश लग जाना चाहिए। तुमने इतनी मेहनत करनी है अपने ऊपर।" एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने वो चीज़ हमें अता की है कि हम जहाँ बैठते हैं रब की तौफ़ीक से, कोई नहीं हो तो कम से कम पत्थरों को पढ़ा ले आदमी। तो जिस इंसान ने तन्हाइयों में दीवारों को पढ़ाया होता है ना, कौमें उसे फिर सुनने ज़रूर आती हैं। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक टुडे इज़ ये बात क्लियर है कि डिटेल्स पे भी मेहनत की ज़रूरत है और आउटलुक पे भी मेहनत की बहुत ज़रूरत है। एक गाड़ी अंदर से कितनी अच्छी है, अंदर से अच्छी है, मगर वो बाहर से अच्छी नहीं है तो मैं अचार डालूँगा उस गाड़ी का। मुझे इंजन से गाड़ी सिर्फ़ अच्छी नहीं चाहिए, मुझे बाहर से भी गाड़ी अच्छी चाहिए। तो मेरा फर्स्ट अट्रैक्शन तो बाहर से उसकी बॉडी देख के होगा ना। अब इसको अगर हम अस्सलाम वालेकुम। अब इसी तरीके से इवन ख़वातीन के अंदर भी मतलब मैं ये नहीं कहता कि एक अंदर का इंसान खूबसूरत नहीं होना चाहिए। लेकिन एक ज़ाहिरी अपने आप का ख़्याल तो रखना है ना उसको भी। एक खूबसूरत इंसान अपनी गलतियों की वज़ह से बदसूरत दिख सकता है और एक कम खूबसूरत इंसान अपनी प्रॉपर मेंटेनेंस की वज़ह से ज़्यादा खूबसूरत दिख सकता है। तो ये कहना कि भई मेरे पास नेचुरली कोई ब्यूटी नहीं है, ये बिल्कुल फ़ज़ूल बात है। हर चीज़ खूबसूरत होती है अगर उसे सही तरीके से प्रेज़ेंट किया जाए। एक काला इंसान हो या गोरा इंसान, हर चीज़ हसीन होती है अगर उसे पेश करने का ढंग आता हो इंसान को। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? आप कह रहे होंगे किधर ले गए आज ये? इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक? सर आप हमें भी बता दें कि हम अपना फर्स्ट लुक लोगों को दिल में कैसे बिठाएँ? बेटा हम बताएँगे उसको। आमना रिज़वान तुम्हारी उम्र क्या है? उम्र बताया करो मुझे याद नहीं रहता मैं बूढ़ा हो चुका हूँ अब। बेटा अभी तो पैदा भी नहीं हुई तू। चल, अब मसला ये है कि वो जनरल डिटेल्स, वो आउटलुक जिसके तहत किसी कौम का, किसी मुल्क का, किसी बंदे का, किसी गाड़ी का, किसी दीन का फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट होता है, उसे हम मैक्रोज़ कहते हैं, मैक्रोज़, मैक्रो स्टडीज़, द मैक्रो आउटलुक, कुल्लियात। सर अभी तो आप बूढ़े नहीं हुए, ऐसा ना बोला कर। क्यों? अबे 90 साल का बुड्ढा हूँ मैं इस टाइम पर। तू कह रही है बूढ़े नहीं हुए। हम उसी दिन बूढ़े हो गए थे जिस दिन हमने सच कबूल कर लिया था। रियलिटी मेक्स यू ओल्ड एंड इट्स ग्रेसफुल टू बी एन ओल्ड मैन। बूढ़े होने में क्या मसला है? ये तो एक ग्रेस होती है सफेद बाल इंसान के। आ तो गए हैं, पूरी लट तो आ गई सफेद यहाँ से। बहरहाल, इल्मी लिहाज से, रूहानी लिहाज से बूढ़े हो गए ना हम तो। फर्स्ट आउटलुक, द जनरल आउटलुक, उसे हम मैक्रोस कहते हैं, मैक्रोस।
कि भाई इस सिस्टम की, इस वजूद की, इस हुस्न की, इस एग्जिस्टेंस की, इस मुल्क की, इस गाड़ी की, इस बंदे की, इस बंदी की, इस घर की फर्स्ट लुक इंप्रेशन से क्या पता चलता है? इसे मैक्रोस कहते हैं। पहली चीज जो देखे, जो जनरल एक्सपीरियंस सामने होता है, उसे मैक्रोस कहते हैं। भाई इन चीजों पर इस बनाने वाले ने इन चीजों का ख्याल रखा है। मैक्रोस कहते हैं। और बिनते मोहम्मद बैठी हुई है, क्या हाल है मेरे बच्चे? जीती रहे, खुश रहे। कोई अच्छा सा डाइट प्लान तो लिख के दे, ट्राइग्लिसराइड कम होगा। बहरहाल, तो जो फर्स्ट आउटलुक है, उसे हम कहते हैं मैक्रोस, द मैक्रो स्टडीज। और जो उस वजूद के अंदर की डिटेल्स हैं, उन्हें हम कहते हैं माइक्रोस, जुजियात। पहले को हम कहते हैं कुलियात, दूसरे को हम कहते हैं जुजियात। तुझे ये लिखना जरूरी था? कुलियात और जुजियात, मैक्रोस एंड माइक्रोस। जैसे कि यहां कितने पंजाबी बैठे हैं? इस क्लास में कितने पंजाबी हैं? अब इवन पंजाबी कौम को देख के या सिंधी कौम को देख के भी जो फर्स्ट इंप्रेशन बनेगा ना आपका, इसका मतलब है कि ये मैक्रोज हैं, ये उसकी कुल है, उसकी कुलियात है, ये उस कुल के अंदर उसकी जो डिटेल्स हैं वो बाद में आएंगी। हर चीज की मैक्रोज होती हैं और उसकी माइक्रोज होती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स वो होती हैं जो बड़ी पिक्चर मईशत की हैंडल कर रही हो, और माइक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं वो छोटे छोटे एक्टर्स और फैक्टर्स और इंडिकेटर्स हैं जो उस मैक्रो इकोनॉमिक्स को चला रहे होते हैं। इसकी आखिरी मिसाल मैं ये दूंगा, दुनिया में कितने किस्म के दरख्त होते हैं एक जंगल में? मुख्तलिफ किस्म के दरख्त होते हैं। हर दरख्त एक दूसरे से डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, लेकिन वो सारे दरख्त मिलके कहलाते क्या हैं? व्हाट इज अ बंच ऑफ ट्रीज एट अ प्लेस कॉल्ड? अ लॉट ऑफ बंचेस, फॉरेस्ट और जंगल। फॉरेस्ट की जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो क्या सामने रख के देख रहे होते हैं? या फॉरेस्ट देख रहे होते हैं तो हम दरख्त नहीं देख रहे होते। और जब हम दरख्त देख रहे होते हैं, तो नॉर्मली लोग फॉरेस्ट नहीं देख रहे होते, ये गलती होती है। लेकिन फॉरेस्ट इज मेड ऑफ ट्रीज एंड ट्रीज आर कंबाइंड टू फॉर्म अ फॉरेस्ट, मगर अ ट्री इज यूनिक। सो डिटेल जो जंगल की है वो उसके यूनिक दरख्तों में है। हर दरख्त यूनिक होगा, एक नस्ल के दरख्त भी यूनिक होंगे, मुख्तलिफ जानवरों के दरख्त भी यूनिक होंगे, लेकिन सारे दरख्त कहलाते क्या है? फॉरेस्ट। तो जब मैंने फॉरेस्ट की बात करनी है, तो मैंने एक पूरे टोटलिटी में सब दरख्तों का ख्याल रखना है। और जब मैं एक दरख्त के ऊपर बात कर रहा हूं, मैं कॉनिफर्स पे बात कर रहा हूं, तो भाई मैं सिर्फ कॉनिफर्स पे बात कर रहा हूं, मैं फिर पूरे फॉरेस्ट की हर डिटेल पे बात नहीं कर रहा हूं। सो एवरी ट्री इज यूनिक, but all trees, study of one tree or any specific tree is micro, and the study of the entire forest is macro। जब पूरे जंगल की स्टडी करनी है तो कॉमन ग्राउंड्स पे स्टडी करनी है, भाई इस जंगल का नेचर क्या है, ये जंगल क्या है, कहाँ है, क्या ह्यूमिडिटी है, इस जंगल के सारे दरख्त किस तरह खड़े हैं, किस क्लाइमेट में खड़े हैं और क्या लुक दे रहे हैं। और जब हम उस जंगल के अंदर डाइव करेंगे तो फिर उसके एक एक दरख्त की अलग अलग नेचर स्टडी हो रही होगी, उसकी अलग फंक्शन, उसकी एक्सिक्यूशन चल रही होगी। इसे माइक्रोस कहते हैं। ये क्लियर है? द कुलियात एंड द जुजियात। क्लियर है? बेटा याद करोगे? थकी हुई हालत में भी तुम्हें ऐसा तगड़ा इल्म पढ़ा रहे हैं, याद रखोगे तुम इंशाल्लाह। किताबों किताबों में नहीं मिलेगा तुम्हें ये सब, उस्तादों से मिलता है। अब इस्लाम जो है ना, जो पूरी दुनिया के कायनाती सिलसिले में मैक्रोस और माइक्रोस का खालिक ने ख्याल रखा हुआ है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस्लाम की एक मैक्रो स्टडी होगी और एक उसकी माइक्रो डिटेल्स होंगी? ऐसा हो सकता है कि इस्लाम के मैक्रोस और माइक्रोस ना हो? इस्लाम ऐसे ही मुंह उठा के, तैयबा कह रही है आवाज नहीं आ रही, कैन यू ऑल हियर मी? आवाज आ रही है? बेटा मुंह चुक के सानू नहीं कह देंगे कि खराब है, डिस्टोर्टेड। इट्स एवरीबॉडी इज फाइन, इट्स योर्स गेटिंग डिस्टोर्टेड। चेक योर सिस्टम। अब इस्लाम की मैक्रोज और इस्लाम की माइक्रोज ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। कि भाई इस्लाम एक दीन है, एक वजूद है, एक सिलसिला है, एक सिस्टम है, उसकी एक शुरुआत है, उसकी एक इंतहा है, उसका एक उरूज है, उसका एक एक्चुअलाइजेशन पॉइंट है, उसका बहुत कुछ है। तो उसके मैक उस इस्लामिक मैक्रोज क्या हैं और इस्लामिक माइक्रोज क्या हैं? कभी इस तरह आपने किसी भी स्पीकर को, आलिम को या स्कॉलर को या किसी एक्टिविस्ट को या रेवोल्यूशनरी को बात करते हुए देखा है कि जी हम ये मैक्रोज है हमारी और ये माइक्रोज है हमारी? खान साहब की मैक्रोज क्या है? पूरी जो खान साहब की पूरी तहरीक है, जो उनकी मेहनत है, उसका मैक्रो क्या है? वो ना भी बोले तो हम निकाल लेंगे। व्हाट इज़ द मैक्रो ऑफ हिज एंटायर एक्जिस्टेंस एंड स्ट्रगल? जो ज़्यादा डिटेल में जाने के बाद हम अलहदा देखेंगे उसको। फर्स्ट आउटलुक उसका क्या कहता है?
जनरल आउटलुक उसका क्या कहता है और बड़ा पर्सपेक्टिव और बड़ा आउटलुक उसका क्या है? वो है अ, इंसाफ, सोशल जस्टिस, ठीक है? अगेंस्ट करप्शन। ये है उनका मेन मैक्रो, इस पर खड़े हुए हैं वो। बाकी डिटेल्स जो हैं वो तो फिर आप उन्हें यहूदी एजेंट कह लें, ये कह लें, वो कह लें, ये उनकी मेन। दिस इज़ द आउटलुक यू गेट आउट ऑफ हिम व्हेन यू आर लिस्टनिंग टू हिम द फर्स्ट टाइम ही ठीक है? दूसरा मैक्रो जो उन्हें देख के लगता भी है ना, वो उनकी अपनी पर्सनैलिटी भी एक मैक्रो है बहुत बड़ा। वो खुद भी एक मैक्रो है। उन्हें ही देख के आदमी उन्हें ही देखता है फिर। ये भी उन्होंने एस्टेब्लिश रखा। ही हिज़ मैक्रो अराउंड सराउंड्स अराउंड हिम एज़ वेल। अब मुझे ये बताएँ आप कि इस्लाम की बात सारे उलमा भी कर रहे हैं, सारे एक्टिविस्ट भी कर रहे हैं, सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी कर रहे हैं, इस्लाम अमेरिका वाले भी बात कर रहे हैं, मदीने वाले भी कर रहे हैं, इस्लाम की सब बात कर रहे हैं और सब इस्लाम को दुनिया पर गालिब लाना चाहते हैं, डॉक्टर इसरार समेत। तो ये लोग तो वो हैं जो मेरे ख्याल से रॉकेट पे बैठे हुए हैं सारे। रॉकेट पे बैठ के हम ना इलॉन मस्क की तरह ना पूरी दुनिया में इस्लाम गालिब कर दें हम। जिहादी भी बैठे हुए हैं, तबलीगी भी बैठे हुए हैं, तंज़ीमी भी बैठे हुए हैं। मैंने कहा था इस्लामिक फ्रेमवर्क की क्लास में हम सबका कैथारसिस कर देंगे इंशाल्लाह। क्योंकि इल्मी लोग जो होते हैं ना, इल्म से जुड़े हुए लोग, वो कहीं वो इमोशनली ड्रिवन और उनकी इमोशनल एफिलिएशन नहीं होती किसी से। एक आलिम दीन की इमोशनल एफिलिएशन नहीं हो सकती। वो प्रिंसिपली एफिलिएटेड होता है चीज़ों से। तो आज के बाद से ये पर्सनैलिटी एफिलिएशंस ना ये कम होनी चाहिए तुम में, मेरे बारे में भी। यू शुड ऑलवेज़ बी वेरी क्रिटिकली एकेडमिक। शेख आपने एक पॉडकास्ट में कहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइक्रो डील करते हुए पूरी उम्मत का रुख मैं बताऊँगा, मैं सब पे बात करूँगा। अब मेरा आपसे सवाल है कि आज तक किसी भी इस्लामिक पर्सनैलिटी ने या किसी भी इस्लामिक इंस्टीट्यूशन ने या किसी ने ये सब्जेक्ट पे जुम्मा पढ़ाया है, द मैक्रोज़ ऑफ द इस्लामिक शरिया? ये मेरा एक सवाल है सर। द मैक्रो प्रिंसिपल्स ऑफ द डिवाइन डॉक्ट्रिन ऑफ द इस्लामिक शरिया। लफ्ज़ ही इतना दिमाग फाड़ू है कि अगले की ईंट हिल जाएगी, ये क्या होगा? चलें मैं एक और आपको लेक्चर देता हूँ इसके मतलब नाम है द ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन फॉर द डिवाइन रेवलेशन इन द लाइट ऑफ द मैक्रोज़ पर्सपेक्टिव्स ऑफ द इस्लामिक लॉ। ये समझने के लिए भी ना कद चाहिए आदमी को मैंने बोला क्या है। कद चाहिए ये जुमला भी सुनने के लिए। द मैक्रो प्रिंसिपल्स एंड द ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन ऑफ द डिवाइन डॉक्ट्रिन्स रेवलेशन ऑन प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब बंदे ने समझा 6 अल्फाज हैं। अच्छा पाकिस्तान की ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन क्या थी? करारदाद पाकिस्तान में पाकिस्तान क्यों बन रहा है और किस लिए बन रहा है, वो 14 नुकात बयान किए गए। वो मैक्रोज़ हैं आपके, पाकिस्तान के। बाकी इसके अंदर जो डिटेल्स होनी थी या हुई हैं, ये बाद में है। पाकिस्तान आज की तारीख में अपने जनरल आउटलुक के अंदर क्या लगता है टू द नेशंस एंड द स्टेट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड? क्या दिखता है इसको पहली बार देख के इसको क्या लगता है? कि इसकी क्या मका जो असल में इसकी डिटेल और असल में इसके मैक्रोस थे, उसके मुकाबले में तो ये फेल हो गया बिल्कुल। इसके फर्स्ट आउटलुक से क्या दिखता है आपको? जो भी बाहर से हमें देख रहा होगा, वो क्या चीज़ सबसे पहले निकालेगा इसमें से? बहरहाल, मैं उस पे तो बात बात नहीं करना चाहूँगा। फेल, भिखारी और यू नो करप्ट जस्ट लाइक एनी अदर कंट्री। नहीं, जस्ट लाइक एनी अदर। अमेरिका को देख के आपका माइंड में पहली चीज़ क्या आती है? ज़मीन भाई। यूएस को आप यूएस की डिटेल्स में कितना गंद है, कितनी अच्छाई है, भाड़ में जाए। यूएस का पहला लुक क्या आता है? अमेरिका का फर्स्ट आउटलुक मैक्रो क्या है उनका? लिबर्टी। न्यूयॉर्क में आप एंटर हो रहे हो ना, तो वो पहला इंप्रेशन देते हैं और वैसे उनकी हर चीज़ में वो मैक्रो एस्टैब्लिश्ड है लिबर्टी, पावर नहीं लिबर्टी, आज़ादी, अपॉर्च्युनिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, राइट्स एंड लॉ। ये मैक्रोज़ हैं यूएस के, जिस पे अरबों-खरबों डॉलर लगता है दुनिया में ये एस्टैब्लिश कराने के लिए कि ज़िंदगियाँ हम बचा रहे हैं, आज़ादी हम दे रहे हैं, हुकूक की जंग हमारी है, इंसान के वजूद की आसानी के लिए हम खड़े हैं, ठीक है? इंसानियत का गम हम रखते हैं और अपॉर्च्युनिटीज़ और इम्कानात आपको यूएस में मिलेंगे। ये उसकी जनरल ब्रांडिंग है अपने मैक्रोज़ के बारे में, समझ रहे हैं? और इस पे उसने काम किया अपने ज़ाहिर पे। चाहे वो फ़लस्तीनियों के कत्ल के अंदर शामिल है या नहीं, इसको ज़रा साइड में रखें। बात होती है अपने आप को, अपने आउटलुक को बनाने। मेडिसिन अमेरिका, यूरोप, राइट्स मूवमेंट इस हद तक कि उन्होंने कहा भाई हम एलजीबीटी को भी राइट्स दे देंगे। हम इतने राइट्स के चीते हैं, हम इनको भी राइट्स दे देंगे। लेस्बियन, गेज़ और ये क्वेयर और ये जो भी है। आज़ादी ख़्याल, फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, यूएस।
प्रॉपर डेमोक्रेसी भी उन्होंने यूके ने दिखाई है। यूके आप जाएँ, पहला आउटलुक आपको क्या फ़ील होगा? हेल्थ केयर, ह्यूमन राइट्स, इट्स एक्सीलेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऑल्दो इट हैज़ नथिंग टू डू विथ रियलिटी। हू सेज दैट? साइका, हू सेज दैट कि वहाँ राइट्स नहीं है, ये सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। किसने कहा आपको अमेरिका में, इंग्लैंड में राइट्स नहीं है आपके? ये सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थोड़ी है। आप मुझे बताएँ, आप पाकिस्तान के अंदर या थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर अकेली ट्रैवल कर सकती हैं? ओनली राइट्स फॉर इट्स इंडिविजुअल्स, हू सेज दैट? मैं रहा हूँ, मेरी फैमिली रही हुई है, आपके भी खानदान के लोग रहे होंगे, कौन वापस आया आज तक? उन्होंने क्लिंटन को खड़ा कर दिया कोर्ट में। आप उसको छोड़ें सर, अभी आपने अभी साई का इतना बड़ा क्लेम किया ना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, आपने उनकी डिटेल पे हिट मारी है। मैं उनकी डिटेल को डिफेंड करूँगा क्योंकि मैं रहा हूँ वहाँ पर। सॉरी, थैंक यू, वेलकम के अलावा वो कॉम चलती नहीं। शराबी, कबाबी, ज़ानी है, ये एक डिटेल है, फैमिली स्ट्रक्चर बर्बाद है, डिटेल है मानते हैं। दूसरी चीज़ें भी तो बोले ना। क्या वहाँ पे कोई घूर दे, आपको टच करा दे, क्या एक कानून काले के लिए, गोरे के लिए, हिस्पैनिक के लिए डिफरेंट है? नो, वो लाइन में खड़ा कर देगा आपको। क्या रेपिस्ट के लिए, मर्डरर्स के लिए, एलीट क्लास और डिलीट क्लास के लिए उनके राइट्स अलग हैं? मतलब उनकी कानून अलग है? नो। मेरी खाला ने टेक्सास से शिकागो तक अकेले ट्रैवल किया, किसी का बाप नहीं टच कर सकता वहाँ पर आपको। हाँ, अब आप डाउनटाउन में जाके बढ़ जाएँगे उसकी गंदी गलियों में तो वो तो कुछ भी हो सकता है, बट एक जनरल में मैं आपको बात कर रहा हूँ। उन्होंने बिल्ड किया इस चीज़ को। मेरी एक हमारी फैमिली की एक औरत है, उसके दोनों गुर्दे फेल थे 80s में। वो चली गई यूके। यूके ने उनके हर हफ्ते में 2 बार 2 बैग्स, डायलिसिस तो छोटी चीज़ होती है ना, 2 बैग्स, किडनीज़ की जगह 2 बैग्स, 2 हफ्ते में 2 बार चेंज होते थे। 40-45 साल इंग्लैंड ने ये सँभाला है उसको। यूरोप जाती थी तो वो बैग्स इंग्लैंड की गवर्नमेंट पहले पहुँचाती थी और कोई ख़ास औरत नहीं थी, एक आम औरत थी, उर्दू स्पीकिंग माजिर थी। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुज़ारने के बाद यूके में कहा है कि अगर मैं पाकिस्तान में होती ना तो मर चुकी होती कब की। ये गुर्दे और डायलिसिस और ये किडनी सेंटरों के चक्कर लगाते-लगाते। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है जिसने एक मुसलमान औरत को 40-45 साल अपने खर्चे के ऊपर उसके, क्योंकि वो सिटीज़न थी, उसके बैग्स हर हफ्ते वो हॉलैंड जा रही है, गवर्नमेंट हेल्थ केयर उनका पहले बैग्स भेज देगा। वो किडनीज़ तो थी नहीं उनकी, वो बैग्स चेंज होते थे जिससे वो पूरा सारा सिलसिला पानी और पेशाब का चलता था। ये तो उनका काम है। हेल्थ केयर में आप यूके को मार ही नहीं सकते भाईजान। आपके सारे पॉलिटिशियन तो वहाँ बढ़ते हैं जाके इलाज कराने के लिए, हैं भी। तो ये बात आप माने कि ये जितने भी सफ़ाक, बर्बरियत और बारबैरिक काफ़िर बैठे हुए हैं, तो उस्ताद जी सारे यूरोप का रुख कर लें। यार ये क्या चवल बात है ये आगे से? ये किसने आपको कहा है कि यूरोप का रुख कर लें? मैं अगर यूरोप की या यूएस की कोई बात डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये तूने क्यों बात की है फातिमा नूर कि यूरोप का रुख कर लें? तू इल्म पढ़ बैठ के यहाँ पर। जब एक उस्ताद पढ़ा रहा है तो उसके एक एंगल के अंदर अभी 20 एंगल्स और भी तो होंगे ना। उम्र क्या है? फातिमा नूर उम्र क्या है तुम्हारी? पुत्तर 19 बेटा पहले ते विआह कर तू, फिर दुनिया ਨੂੰ चेंज करने दा सोची, पहले विआह कर ले अपना। पहली बात ये है बेटा कि मैं ये बता रहा हूँ कि ये ज़ालिम, सफ़ाक और मुसलमानों के कातिल, मुसलमानों के इलाकों के कातिल और दूसरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर्स छेड़ने वाले लोग, इनकी ब्रांडिंग देखें मैक्रोज़ पे कितना काम है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। मैं उन्हें जाके कोई चूम नहीं रहा हूँ, मैं उनको जाके सर पे नहीं बिठा रहा। जो उन्होंने ब्रांड किया हुआ है ना, कीवी कौन बचा रहा है? कीवी एक्सटिंक्ट हुआ न्यूज़ीलैंड में, किसने तहरीक चलाई कीवी के प्रिजर्वेशन? गोरे ने। पांडास प्रिजर्वेशन प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? गोरों ने। चाइना हालांकि दुश्मन है, लेकिन गोरों का काम है पांडा प्रिजर्वेशन के लिए। व्हाइट राइनो दुनिया में एक्सटिंक्ट हो रहा है, प्रिजर्वेशन प्रिजर्वेटिव्स अफ्रीकन में कौन सी टीमें उतरी? गोरों की। पानी के नीचे व्हेल मछलियों के की जितनी भी जो उनका ब्लबर और जो उनके फैट से ऑयल निकालने के लिए पोचिंग हो रही थी, उसके खिलाफ किसने कैंपेन्स खड़ी की? स्पर्म व्हेल्स को बचाने के लिए गोरे। दुनिया में मेडिसिन के लिए अपना दिमाग और अपना सर जंगलों में ले जाने वाली कौन कौन? गोरे। टाइगर, बंगाल टाइगर प्रिजर्वेटिव्स के लिए कौन काम कर रहा है? काफिर, गोरे। मुझे कोई गोरा कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैं तो इन्होंने थोक के आ गया सी 2 धार देंदा। मैं एक जनरल बात करूँ, मैं बायस थोड़ी हूँ। मैं अगर मेरी एक सोच है, मैं 45-44 साल का एक आदमी हूँ, मेरी एक सोच है, मैं अपनी आँखों के सामने रियलिटी तो नहीं जुटला सकता ना। घर में बैठ के बात करने में क्या मसला है? मैं पब्लिकली थोड़ी एक मैक्रो एस्टैब्लिश करूँगा जी मैं गोरा हूँ। मैं एक जेन्युइन बात कर रहा हूँ। हैंड राइटिंग से साइकोलॉजी पे क्या इफेक्ट होता है? इटली में पीएचडी किया किसी ने इसके ऊपर, कि हैंड राइटिंग के अंदर साइकोलॉजी से कैसे हैंड राइटिंग जुड़ी होती है। सोच देखें आप उनकी, कि इंसानियत को परवान चढ़ा, ये मतलब स्टारलिंक जो बना रहा है कौन है? इलॉन। मतलब आप काम देखें उनके, ये काम देखें उनके। इंसानियत को बात बेहतर की नहीं है साहब, बात ये है कि भाई वो लोग इस मॉडल पे खड़े हुए हैं दुनिया में कि भाईजान इंसानियत को सुकून देने के लिए, इत्मीनान देने के लिए और इसकी बका के लिए अगर कोई तहरीक खड़ी है ना, तो वो हम खड़े हैं। तो हमारा गंदा पन्ना देखो तो। और पब्लिक वाक़ई हमारे घर में पंजाबियों के घर के अंदर एक कहावत है कि कमाऊ पुत्तर जेड़ा होंदा है ना, उन्हें कुछ नहीं कह सकते तुसी। जो बच्चा घर में कमा रहा होता है ना, उसका कुफ़र भी जायज़ हो जाता है। क्योंकि वो पैसा ला रहा होता है, तरक्की ला रहा होता है घर में, पाल रहा होता है सबको। रीज़न्स क्या हैं? शेक्सपियर, कार्डोबा, ऑल द मैथमेटिशियंस एंड 2 मिनट में ज़मीन तू चला गया गोल्डन एरा ऑफ द इस्लाम। मैं ये सब खोलूँगा वक़्त के साथ। आप मुझे ये बताएँ कि क्या
हमारे मैक्रोज़ के अंदर हमारा एक इमेज एस्टैब्लिश नहीं है। उन्होंने किया या हमने खुद किया? टेररिस्ट, इंटॉलरेंट, करप्ट एंड आज़ादी ख़याल के दुश्मन, औरतों पे ज़ुल्म करने वाले, बच्चों पे जबर करने वाले, चाइल्ड अब्यूज़ करने वाले, पेडोफाइल्स, रेपिस्ट। क्या ये हमने खुद कहाँ किया है? मतलब बेटा क्या आज हमारे बारे में दुनिया के अंदर जो सारी नेशंस बैठ के 54 इस्लामिक कंट्रीज़ को देखती होंगी आज के दौर में, तो उसका क्या लगता ये होगा? भाई हर चीज़ जो है, वो इनसे कैटरपिलर मशीन इनकी, जनरेटर ये इनके, हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी इनकी, प्लांट्स इनके, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। आप मुझे एक बात बताओ इंसान के ज़िंदा रहने के लिए हमने क्या किया है? आप अगर नकल भी की है तो आपने उनकी की है। अब मेरा सवाल ये है कि दुनिया के जो बादशाह थे 3 बर्रे-आज़मों पे जिनका राज था, हज़ारों मुल्क और लाखों शहरों पर इस्लामिक सल्तनत खड़ी हुई थी और ये टटपुंजिये थे, ये गोरे टटपुंजिये नहीं कहते, टटपुंजिये थे ये। ये टटपुंजियों के पास ना इल्म था, ना हुनर था, ना स्किल था, ये टटपुंजिये थे, 2 टके के नहीं थे ये यूरोप में। ये इतनी घटिया कौम थी कि इन्हें द डार्क एज ऑफ यूरोप आप पढ़ें कभी, तो ये तो अपनी माँ-बहन के साथ ज़िना करने वाली कौम थी, खाने में पानी में थूक के पीने वाले लोग थे ये। ये डंगर जो हैं, हमारे सरों पे आज बैठ गए हैं ये आके। तो उन्होंने क्या ऐसा कर दिया भाईजान कि उनके मैक्रोज़ में से आज हमारा आदमी पागल हुआ हुआ है, यूरोप चले जाएँ, जैसे इसने भी बोल दिया, यूरोप चले जाएँ। उन्होंने बनाया क्या है, दिखाया क्या है, कराया क्या है, उनके मैक्रोज़ आज देखें कितने स्ट्रॉन्ग खड़े हुए हैं कि आप ज़लील हो गए हैं। और हमारे मैक्रोज़ जो हैं, उसमें कहीं ये नहीं आता भई इंजीनियरिंग चैंपियंस आर नॉट मुस्लिम्स, मुस्लिम्स आर माइक्रोज़ में मुसलमान होंगे, मैक्रोज़ में नहीं है। इनकी पूरी सल्तनत मुसलमानों ने खड़ी की हुई है। इतने ब्रेन्स हैं मुसलमानों के जो काम कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड वगैरह में। लेकिन मैक्रो उनका है। भई हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ा। हम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आपका आदमी रख के बैठे हैं। हम आपकी मस्जिदें खोलते हैं। आप हमारा चर्च थोड़ी खोलने देते। आप में बर्दाश्त थोड़ी है। हम तो आपके थिंक टैंक को भी हम अकोमोडेट कर रहे हैं। आप थोड़ी कर रहे हैं। आपके यहाँ तो वो कहते हैं ना एक मज़ाक में मैं बात कहता हूँ, यूएस में जो बहुत जीनियस होता है ना, तो उसको वो उठा के ऊपर ले आते हैं। और हमारे मुल्क में जो जीनियस होता है ना, उसको भी उठा लेते हैं। मगर वो जाता कहाँ है ये नहीं पता, मगर उसको भी उठा लेते हैं। हमारे यहाँ भी उठा लेते हैं, वो भी उठा लेते हैं। वो कहीं बिठाने के लिए उठाते हैं और ये उठाने के लिए उठा लेते हैं उसको। ये अज़ाब हमारे मुल्कों में एक्स्ट्रा ज़्यादा जीऊँगा मैं डॉक्टर अब्दुल करीर खान के साथ बात सुन, मैं क्लास के बाद खा लूँगा, अभी मेरा दिल नहीं करता। डॉक्टर अब्दुल करीर खान के साथ मैंने पर्सनली उनके घर में उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। मैं वहाँ गया, मैंने उनसे मुलाकात की। अबे आपने तो अपने मौसम पाकिस्तान को लटका दिया, केसेस के अंदर आप बात करते हैं। अब पॉइंट ये है कि इस्लाम एज़ एन आइडियोलॉजी, इस्लाम एज़ अ सिस्टम की बात तो मौदूदी साहब भी करते हैं, डॉक्टर इसरार साहब भी करते हैं, दाइश भी करती है, अल-कायदा भी करती है, इख्वानुल मुस्लिमीन भी करते हैं, सैयद कुतुब भी करता है, हसन अल-बन्ना भी करते हैं, हिज़्ब उत-तहरीर भी करती है, जैश मोहम्मद भी करती है, जमात उद-दावा भी करती है, साहिल अदीन भी करता है। तो इस्लाम एज़ अ मैक्रो सिस्टम एंड अ सुपीरियर साइकोलॉजी एंड अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ जस्टिस, ये मंजन तो सबने दिया है। तो पहला सवाल ये है भाईजान, इस मतलब तुम डायरेक्ट इस पर चले गए हो कि निज़ाम आ जाएगा। अबे निज़ाम आने के बाद भी और निज़ाम आने से पहले भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मैक्रो आउटलुक एस्टैब्लिश किए हैं, इस पर किधर हैं आज के ब्रेन्स? मैं आ जाऊँगा, ये पॉडकास्टिंग का मैंने सिलसिला इसलिए शुरू किया है कि मैं ये दिखाऊँ कि मैंने अपना एंगल बड़े तरीके से 25 पॉडकास्ट किए हैं मैंने अभी तक। सिर्फ़ कौम को ये मैसेज देने के लिए कि किस लेवल की डेप्थ है हमारी और शेख आतिफ़ के पास भी किस अल्लाह का दिया हुआ क्या मेरा मेरा आउटलुक क्या है, मैं क्या बनाना चाहता हूँ। मैं जो बनाना चाहता हूँ, मैं इस पे पहले कैसे बंदूक उठा लूँ भैया, मैं पहले समझाऊँ तो सही कौम को कि मैं बनाना क्या चाहता हूँ। जब तक मैं अपने लोगों को कन्विंस ही नहीं करूँगा कि मैं क्या बनाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इनसे कुछ डिमांड कर सकता हूँ ना भई, लोग मुझ पे फैसला त भाई रियासत मदीना का क्या पर्सपेक्टिव आप दिखा रहे हैं, पहले आप वो तो समझाएँ ना लोगों को। पब्लिक ਨੂੰ खे पता नहीं है कि मैक्रोस क्या है, क्या सोच है। लोग कह रहे हैं जी मोटिवेशनल, मुझे मोटिवेशनल स्पीकर से चिढ़ नहीं है। मैं हाँ, तरगीब और तरहीब अल्लाह ने कुरान हदीस में लिखा है, इमाम मुंज़िरी की किताब है। टूटे हुए को रग़बत दिलवाना और बहुत चौड़े को डर दिलाना। बैलेंसिंग द होप एंड फियर, अगर मोटिवेशनल स्पीकिंग है, मुझे इस टैग से नफ़रत नहीं है। लेकिन मैंने कहा यार अगर इनको ये लगता है कि हम एक आलिम नहीं है या डेप्थ नहीं है या हम एक स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकते या निज़ाम के ऊपर सिर्फ़ ये बात कर सकते हैं, हमको इसको चढ़ी हुई है, तो मैंने निज़ाम और पॉलिटिकल सिस्टम को छेड़ने से पहले मैं बताऊँगा कि मेरी डिटेल्स कितनी है और मेरा मैक्रो क्या खड़ा। मैक्रो तो पब्लिक में मेरा खड़ा था ना, मैं अपना मैक्रो चेंज कर रहा हूँ। मैं अपना मैक्रो अब चेंज करा रहा हूँ कि भाई आई एम एन आइडियोलॉग। आई एम एन आइडियोलॉग, आई एम नॉट जस्ट अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम एन आइडियोलॉग एज़ वेल। मतलब एक नज़रिया है, मेरी एक सोच है और मैं उस नज़रिए पर एक मुल्क क्या मैं एक रियासत भी बना सकता हूँ। सोच तो है मेरे पास। मैं उसे एक्ज़ीक्यूट नहीं कर रहा, वो मेरा अपनी स्ट्रैटेजी होगी। तो ये तो इन क्लासेस के अंदर मैं यही पढ़ाता हूँ ना, तो मेरा सवाल इनसे ये है, जो मैं ये इतने बड़े लोग हैं, निज़ाम, 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 इनकलाब, भाई आप ये बताएँ, किस चीज़ के लिए वो इनकलाब है? आपका आउटलुक क्या है? क्या आप अपने आउटलुक के अंदर ये एस्टैब्लिश करेंगे कि भाई हमारा स्लोगन तलवार नहीं किताब है। आप अपना ये मैक्रो चेंज कर सकते हो। आपकी हर तहरीक में 2 तलवारें मिलेंगी आपको। तलवार एक अच्छी कॉनोटेशन नहीं है आज के दौर में। दौर बदल गया। किताब के पीछे तलवार रख के आप किताब दिखा सकते हैं। जस्ट टू ब्रेक द टैबू अगेंस्ट यू। करेंगे आप स्ट्रैटेजिकली?
छोटी-छोटी चीज़ें बताता हूँ जो आपके आउटलुक में लोगों के दिल में हमदर्दी पैदा करेंगी आपके बारे में। लोगों को खींच के लेके आएँगी इस रास्ते मदीना। हुँ? वो आउटलुक, वो ब्रांड जो होता है, मैक्रो ब्रांड जो होता है, उसपे क्या काम है आपका? आपके मुँह से जब निकलता है, हम नाफ़िज़ एक कॉनोटेशन ही आज के दौर में हर सिक्योरिटी एजेंसी का गार्ड ऑन हो जाता है जब नाफ़िज़ का लफ्ज़ आता है। भाई वर्ड बदल ले। मैनिफेस्टेशन कह ले भाई, तू इंप्लीमेंटेशन ना कह, मैनिफेस्टेशन कह ले। तो छोटा जिहा टर्म नहीं चेंज कर सकते तुसी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ सेंस नहीं हैगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने जब उस खत पे जो ट्रीटी हो रही थी, यहूदियों के साथ एक सिस्टम खड़ा किया जा रहा था, रसूलुल्लाह के ऊपर उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया, भाई हम शिक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूलुल्लाह नहीं लिख सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर में हज़रत अली वो टीम जो है वो उनका दिमाग ही घूम गया आगे से, उन्होंने कहा ये थोड़ी हो सकता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखें। स्ट्रैटेजिकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब भैया मैं 90-10 की डील कर रहा हूँ, 90% बंदूक मेरे हाथ में, 10% इनके कंधे पर है और मेरी पूरी तहरीक सिक्योर हो रही है, रसूलुल्लाह का नाम रब करके मोहम्मद मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिखना है, आई गॉट नो इश्यू विद दैट। तो जब नबी अपने मनसब को इरेज़ करवा सकते हैं एक हायर गुड के लिए, तो तुम अपने टर्म्स, अपनी ज़ुबान, अपनी बातें, अपने नारे नहीं चेंज कर सकते। तुम अपना आउटलुक नहीं चेंज कर सकते कि दुनिया में तुम्हारी सपोर्ट ही नहीं है कहीं। बम मार के चला गया वो तुम्हारे बच्चों को चीर-फाड़ के चला गया, एक बंदा नहीं खड़ा हुआ। किसी एक कौम ने बंदूक नहीं उठाई मुसलमानों के मैसेकर के ऊपर फ़लस्तीन में। अपनों ने भी और गैरों ने। औकात ये है आपकी। और यहाँ यूक्रेन के ऊपर रशिया ने हमला किया, तो एना चबला ने देखो की कुछ नहीं किया। यूक्रेन को मार मारने के लिए आ गए, वही काम फ़लस्तीन में हुआ तो वहाँ नहीं आया यूएस एंड द लीग ऑफ नेशंस क्यों? क्योंकि भैया हम आज की ज़रूरत नहीं है लोगों की। हम इस दुनिया की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारी ज़रूरतें भी थी, चाहे तेल निकला या लाइमस्टोन निकला या रिसोर्सेज़ निकले, वो उन्होंने बंदूक के बल में हमसे ले ली। तो जहाँ उन्हें चाहिए होता है वो कहते हैं चलो निकलो। हम टैंक लेके आएँगे, लूट के ले जाएँगे और जहाँ मुज़ाकरात से बात करने की बात आएगी, तो तुम्हारे अपने मुनाफ़िकीन जो बैठे हैं वो तुम्हें बेच के चले जाएँगे। हम तुम्हें समझते ही कुछ नहीं। तुम चीज़ ही कुछ नहीं हो। तुम भरमबाज़ियाँ कर लो, खालिद बिन वलीद के नाम की और उमर बिन खत्ताब के नाम की, यू आर पास्ट, यू आर गॉन, यू आर एन ओल्ड वुमन, यू आर नॉट ब्यूटीफुल एनी मोर। तुम्हारा कोई डंका नहीं चलता दुनिया में, तुम्हारी कोई करेंसी नहीं है, तुम डॉलर बैक्ड हो, औकात ही नहीं है तुम्हारी कोई। अब मैं कह रहा हूँ इंसान अपने आउटलुक को चेंज करता है, हालात वो नहीं है। नवाब साहब की सल्तनत लुट गई सारी, नवाब साहब आज भी फटी पुरानी शेरवानी में आके कहते हैं, रोल्स रॉयस भी बिक गई नवाब साहब की, सारी कनीज़ें भी भाग गई। इज़ इट पॉसिबल दैट नो मैटर व्हाट बट दे विल स्टिल हैव द भाई दुनिया में गरज की बात नहीं है ज़मीन, दुनिया इज़ अ लीग ऑफ पावर। आप पावर में रहे हो 800 साल भैया और वो आपके नीचे थल्ले लगे हुए थे। 800-900 साल राज किया आपने दुनिया पर और ये टटपुंजी आपके अब उनका दौर है भाईजान तो आपकी हट क्यों रही है? हार माने ना अपनी, उन्होंने हराया आपको। उन्होंने जंगों में हराया है, कॉन्कर किया है, आपको कॉन्क्वेस्ट किया है, द ब्रिटिश एम्पायर उसके बाद उन्होंने सिस्टम्स खड़े किए ना भैया। तो अब उनकी बैटिंग आई है तो आप कह रहे हो पिच खराब है मैं बॉल नहीं करूँगा। आपकी बैटिंग आई है तो जानिए आपने 700 साल ओपनिंग बैट्समैन आपके नहीं हटे। ये होती है कमजोरी। मुकाबला करे ना भैया आदमी। उरूज में तो आपने किया है, नबी ने ग्राउंड से शुरू किया था काम। अब जब अला मिनहाज नबुवा मेहनत की जरूरत आ रही है तो आप शॉर्टकट्स ले रहे हो, बम बांध के फट जाओ, बम बांध के फट जाओ, एम्बेसियां उड़ा दो, उसको अगवा कर लो और जो है इनके बंदों के काटने जिबा करने की वीडियोस लॉन्च कर क्या हो गया हिलू। आप मुझे बताएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंकलाब में पूरी दुनिया की सिंपैथीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी या नहीं? वन लाइनर चाहिए मुझे, यस और नो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के अंदर भी सिंपैथी थी या नहीं? क्या बंदा गलत नहीं है? जुल्म हो रहा है इस आदमी के साथ, ज्यादती हो रही है। ब्रांड था या नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वो 3 साल का शाब अबी तालिब के अंदर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना तकलीफ दे वक्त काटा है, किसने ऑपोजिशन शुरू की मक्के के अंदर? कुफार थे, सारे काफिर थे जिन्होंने कहा यार ये दिस इज बियॉन्ड ह्यूमन ह्यूमन दिस इज बियॉन्ड ह्यूमन लेवल। वो कैसर कैसर के अंदर द सीजर ऑफ रोम, कैसर रोम पूछ रहा है अबू सुफियान से, यार ये 7 सवालों का जवाब दो उनके बारे में कि वो किस तरह का आदमी है? किस तरह के लोग उसको जो है फैमिली के अंदर कोई पहले बादशाह-बूशा तो नहीं है, कोई लेगेसी चेज़ कर रहा हो? बोला नहीं, ही वाज़ अ शेपर्ड। वो एक सादा-सा, सिंपल-सा, एक भेड़-बकरियाँ चलाने वाला आदमी था। राइट्स हुकूक और राइट्स मूवमेंट उसने खड़ी की। वो सबसे पहले अल्लाह के हक की बात करता है, फिर इंसानों के हक की बात करता है। कैसर ने वहीं बोल दिया, अपने कोर्ट में, ये जो मेरे नीचे की ज़मीन है ना, ये उस नबी की होगी एक दिन। तो माँ मर गई पूरे रोम की ये सुन के कि अपना वाला ही ढीला हो गया है। तो पब्लिक ओपिनियन से डर के कैसर ने कहा, मैं तो तुम्हारा ईमान चेक कर रहा था, तुम कितने एंटी हो। अंदर से वो इस्लाम कबूल कर चुका। यही चीज़ फारस ने चेक करवाई, अपना बंदा भेजा। हज़रत उमर जब घोड़े लेके वेस्ट और ईस्ट के बॉर्डरों पे खड़े हुए थे, फौजियन इस्लाम की, तो फारस अटैक होने वाला था, फारस ने बंदा भेजा, यार चेक तो करके आओ, लड़ किस दिन आ रहे ने। तो उसने एक एम्बेसडर डिसगाइज़ करके भेजा, पूरी इस्लामिक डायनेस्टी के अंदर तो मेन-मेन शहरों में देख के आया, ये क्या लोग किस नस्ल के लोग हैं। तो जब उन्होंने जाके पूछा ना मदीने में जाके, "ओ यार ਤੁਹਾਡਾ वो एम्परर किथे है?" उन्होंने कहा, "साडा कोई बादशाह-बूशा नहीं होंदा, साडा खलीफा होंदा है।" उन्होंने कहा, "खलीफा की होंदा है? व्हाट इज़ दिस खलीफा?" तो उन्होंने कहा, "यहाँ से यूँ जाओ, यूँ मिल जाएगा।" उसने कहा, "हमारे यहाँ बादशाह का पता कोई ऐसे बताता है? यूँ जा भाई, यूँ जा और वहाँ मिल जाएँगे। आपके यहाँ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या ये शराफिया और ये जो एस्टेब्लिशमेंट बैठी है, इनके घर कोई इस तरह बता सकता है? भाई यहाँ जाना, लेफ्ट लेना, राइट पे सामने बैठे हुए मिलेंगे। इस तरह होता है कोई? आप तो चौधरी हैं इस मुल्क के अंदर। उसने इस तरह बताया तो तुम्हारे को पता है भाई यूँ जाना, गली में यूँ जाना, आगे जाके घर है उसका। तो वो समझ रहा था मैं जाऊँगा, बड़ा-सा कैसल होगा, तो एडे-बड़े गार्ड्स-वूर्ड्स होंगे होते। हज़रत उमर के घर के ऊपर पक्का दरवाज़ा नहीं था। देयर वाज़ अ क्लॉथ हैंगिंग ऑन हिज़ डोर। दरवाज़े के
दरवाज़ा लगाने की सहूलत नहीं लिया था उमर ने, देयर वाज़ अ क्लॉथ हैंगिंग देयर, कपड़ा हैंग कर रहा था। वो हिल गया, वहाँ मैंने कहा भाई ये किस नस्ल का सिस्टम है यहाँ पर? वो जो चौधरी है इनका वो चौधरी क्यों नहीं दिख रहा? तो उन्होंने पूछा भाई किधर है यहाँ के जो हेड होते हैं यहाँ के? उन्होंने भी यही कहा, यूँ जाना आगे ही मिलेंगे। कह रहे हैं, "ये यूँ जाना कौन-सी दुनिया में होता है? मैं फ़ारस भी गया हूँ, मैं रोम भी गया हूँ, मैं मिस्र भी गया हूँ, मैंने इजिप्शियन एम्पायर्स देखी है, मैंने रोमन एम्पायर्स देखी हैं, तो एक-एक बादशाह के पीछे 100 चैरियट्स चल रहे होते हैं, ये यूँ क्या होता है?" तो उन्हें एक आदमी ने वहाँ से कहा, "भैया वो जो हमारे बड़े हैं ना, वो शह वो शहर के बाहर थोड़ा-सा मतलब सिटी लिमिट्स के कोने पे कुछ पहाड़ियों के पास कुछ जगह पे वहाँ गए हैं, वहाँ मिल जाएँगे।" मैंने सोचा भाई वहाँ ठीक है, भाई बादशाह जो है वो फल खाने के लिए गया होगा, खजूर खाने गया होगा, तो 100-200 की टीम तो खड़ी होगी प्रोटोकॉल में। तो वहाँ जाके देखा एक दरख्त के पास हज़रत उमर भी तलवार रख के, अपना वेपन रख के, सुकून की नींद पत्थर के साथ सर लगा के सो रहे। पत्थर रखा हुआ था सर के नीचे। उसने कहा भाई ये तो काम बहुत ख़राब है। उसने जब हज़रत उमर के चेहरे के पास आके सुकून देखा ना, इस ये वो आदमी है जिसने बैज़ेंटियम हिलाया हुआ है, जिसने पोर्चुगल की ईंट से ईंट बजाई हुई है, स्पेन पे घोड़े चढ़ा दिए इसके बंदों ने स्पेन में लॉन्च होने के बाद किश्तियाँ जला दी कि वापस नहीं आएँगे, मुल्क फ़तह करके। इसने साद बिन अबी वक़ास को इजिप्ट पे इसने 7 महाज़ पे जंग खोली हुई है और ये अब पर्शिया पे अटैक करने वाला है और ये सो कैसे रहा है? इसको नींद कितनी सुकून की आती है, ये क्या चीज़ है, क्या बला है ये? तो उसने ना फिर एक जुमला लिखा फ़ारस के किंग को। जानते हैं क्या लिखा उसने? जानना चाहेंगे? बिस्मिल्लाह। कानू रुहबानन फ़िल लैल व फ़ुरसानन फ़िन नहारी। भाई रात को ये अल्लाह-अल्लाह करके इबादतें करते हैं, खड़े होके कोई कांग्रीगेशनल प्रेयर्स हैं इनकी और दिन में इनके घोड़े इबादतें करते हैं अल्लाह की राह में। यानी दिन में जिहाद करते हैं और रात को इबादत करते हैं, तीसरा काम ही नहीं है इनका कोई। दे आर वॉरियर्स इन द डे एंड दे आर मॉन्क्स इन द नाइट्स। तो फ़ारस के कैसर कसरा की वहीं चीख निकल गई लेटर पढ़ के। क्या बात थी! क्या मैक्रोज़ थे इस्लाम के उस टाइम। सेल्फलेस एटीट्यूड। लोग लिखते होंगे ना इस्लामिक स्टेट में, भूख ही नहीं है भाई इनको किसी का, नबी का नाम है, भूख ही नहीं है इनको। टाँग देते हैं ये, इंसाफ के नाम पर टाँग देते हैं। अगर काफ़िर भी मुसलमान के साथ ज़ुल्म करेगा, मुसलमान टाँग देंगे। जैसे जस्टिस के चैंपियंस यहूदी आते थे ना हज़रत उमर के पास अपना केस लेके। इतना बिलीव था उन्हें कि ये इंसाफ के मामले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना मेरी बेटी ने भी कहा मैं उसके भी हाथ काट मतलब ऐसा थोड़ी है कि फातिमा रज़ी अल्लाह ताला इज़ वन ऑफ द चैंपियंस ऑफ द वन ऑफ द टॉप नॉच वुमन ऑफ जन्नह। वो क्यों करेंगी? लेकिन अल्फाज़ देखें कितने सख्त बोले हैं हज़रत उमर, हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी बेटी ने भी कहीं पर चोरी की होगी ना मैं लिहाज़ नहीं करूँगा जस्टिस को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो क्या थे वो लोग और क्या ब्रांड बना दिया तुमने? भिखारी, भीख मंगे, गाड़ियाँ उनकी इम्पोर्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी उनकी इम्पोर्ट कर रहे हैं, वेपन उनका इम्पोर्ट कर रहे हैं। उन्हीं से लेके उन्हीं को यार आप सोचो, वो सिंपल एक बात ये बोले यार तुम्हारी हमारी लड़ाई अपनी जगह। खरीदते हमसे ही हो, थूकते भी हम पर हो। मतलब अगर मैं मेरी किसी के साथ चिढ़ है और उससे मेरा ट्रेड भी चल रहा है, तो यार मैं अपने अंदर ये रखूँगा ना यार एक दिन आएगा इनकी औलादें अपने से लेंगी माल मामा। मैं उससे ले भी रहा हूँ, उस पे लानत भी भेज रहा हूँ आगे कि कौन से अखलाक है ये? ये कहाँ का ब्रांड है? ये किस तरह का ब्रांड है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुसलमानों ने हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को एडवाइस किया था कि जब तुमने मिस्र में अटैक करना है ना और किप्ती ट्राइब के ऊपर जो फ़िरौनियों का ट्राइब था, इन पे अटैक करना है, याद रखना मेरा ससुराल है, मारिया किप्तिया का मैका लगता है। हाथ हल्का रखना इन पे, मेरा ससुराल है। तो नबी तो इस एलीट लेवल का रहीम इंसान है कि उन्होंने तो अपने ससुराल की लाज रख ली कि यार मेरी बीवी वहाँ से आएगी, लिहाज़ रखना वहाँ तलवारें घोड़े चलाते हुए। आई एम अ सन इन लॉ ऑफ द किप्तीज़। तो आप तो इतना ख्याल रखा है। खतीजा की दोस्तों को गोश्त भिजवाते रहे आप उनकी फौदगी के पास। वो खतीजा की दोस्त हैं तो मैं रिगार्ड रखूँगा। आप को तो ब्रांड था रिगार्ड, सदाकत, सच्चाई, अमानतदारी, टू द पॉइंट, कम बोलने वाले, वेलफेयर के चैंपियन, ह्यूमन राइट्स के चैंपियन, वेलफेयर स्टेट्स के चैंपियन। क्या हो गया हम लोग? क्या ब्रांडिंग बना दी हमने? पाकिस्तान की सारी आइडियोलॉजी इंडिया को मारने में लगी है। इंडिया क्या चीज़ है? मुसलमान एक बॉर्डर से कैसे ओरिएंटेड हो सकता है? पूरी दुनिया अल्लाह ने अर्दुल्लाहि वासिया बनाई थी। हमारी पूरी आइडियोलॉजी है बराबर वाले नेबर को लेके खड़ी हुई है और उससे भी हाथ मिलाया जा सकता है भैया उसको अज़ाब बना के क्यों सर पे रखा हुआ है? जब दोस्त बना के काम हो सकता है तो दुश्मन क्यों बनाऊँ मैं? अगर 1 अरब 25 करोड़ लोगों के साथ ट्रेडिंग खुल जाए पाकिस्तान और इंडिया की और ये बीच के टेंशन खत्म हो जाए, कितना बिज़नेस लेके मैं ग्रो होके उनको वैसे ही हरा सकता हूँ। मैं कल को बड़ा जायंट बन गया, तो सिलिकॉन वैली पाकिस्तान में खुल सकती है। मैं कहाँ फँसा हुआ हूँ? मैं यहाँ फ ना फँसे हुए देखिए हम कहाँ हैं। पंजाबी, पठान, सराइकी, महाजिर, बलोच, हज़ारेबाल इन फड्डों में। ये फड्डे हैं कोई? तेरी बूथी चंगी नहीं है, तू पंजाबी है। तेरी बूथी चंगी नहीं है, तू बलोच है। वो सियालकोट में क्रिश्चियन है वो हमारा एक स्कॉलर पाकिस्तान का ये जुमले उसने मेन मीडिया में कहे। मैं सुन रहा था ना बैठ के, मुझे तो बहुत हँसी आती है। मैं तो अल्लाह की कसम पाकिस्तान की न्यूज़ खोलता हूँ कॉमेडी सुनने के लिए, क्योंकि मैं दूसरी मूवियाँ तो देख नहीं सकता। तो ये कॉमेडी चैनल बहुत मिलते हैं पाकिस्तान की खबरें, पाकिस्तान के फिगर्स देख के। वो कह रहा है, एक आदमी कह रहा है मेन मीडिया पे, वो गोरे भी सुन रहे होंगे बैठो, वो भी कह रहे होंगे यार मामा फुल लगाई हुई उन्हें मस्त माहौल ते मिठे चौल, पंजाबी में कहते हैं ना, फुल ऑन लगाई हुई है, फुल डोडा लगा के टोन होके मस्तियाँ चढ़ी हैं। वो कह रहा है, भैया जो आपसे हमने कर्ज़ लिया था ना, वो तो हम घंटा नहीं देंगे तुम्हें।
ठीक है? जो सूद है ना ऊपर का, सूद तो नहीं देंगे हम। ठीक बात है, और तरीके से भी हो सकती है। और जो हमने असल तुम्हारा देना है ना, जो तुमसे लिया, वो हम देंगे अपने टर्म्स पे। तू बढ़ जा जहाँ भी जाना है तू। और अगर तुम इन टर्म्स पर नहीं मानते ना, तो ए लो पायन, गौरी आया गौरी। मतलब हेलो मैन, हैवंट यू गॉट एनी सेंस इन योर हेड? व्हाट आर यू सेइंग? अबे तूने उधार लिया उनसे, आईएमएफ से उधार लिया। कोई क्रेडिबिलिटी होती है? भट्ट साहब ने मुझे बिजनेस में सिखाई थी, पुत्र अगर तेरा एक चेक भी बाउंस हो गया ना, मार्केट में तेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। उधार लिया तुमने आईएमएफ से, और मुल्कों से कर्ज लिया हुआ तुमने, तुम मकरूज हो। मिजाज थोड़ा हम्बल करो, चौड़े में मत आओ कि तुमने एटम बम बनाया हुआ है। बिल्कुल सही कहा, इट्स अ कंट्री ऑफ क्लाउन्स एंड जोकर्स। तुम्हें तमीज नहीं है, तुमने कर्ज, भाई सूद हराम है। पूरी दुनिया की बैंकिंग पे तुम पेशाब नहीं करते, बट ठीक है यार, नहीं करना। कोई आउटलुक, कोई मैक्रो तो कोई सेंसिबल रखो कि सब बैठ, कहीं से तो सपोर्ट आ जाए तुम्हें। तुम्हें क्यों, आज तुम्हें बताओ, तुम्हें चंदा क्यों नहीं मिल रहा? पाकिस्तान को लोग कर्ज क्यों नहीं दे रहे, पता है? क्या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती? भाईजान ट्रस्ट ही नहीं है लोगों को। हिलरी क्लिंटन ने कहा था ये $10 में मां बेच दें। यार आप, एक यूएस प्राइम मिनिस्टर, एक यूएस नॉमिनी फॉर प्रेसिडेंटशिप इज सेइंग कि ये अपनी मां बेच दे $10। ये कोई छोटा मोटा ब्रांड है आपके बारे में? हजार देशों ने नहीं सुना होगा, हजार मुल्कों ने नहीं सुना होगा। यार पाकिस्तानी ऐसे 2 नंबर है। अभी एक मुल्क के अंदर पाकिस्तान ने अपनी फुटबॉल टीम भेजी भेजी, वो फुटबॉल टीम ही भाग गई वहां पर। पता क्या है किस तरह के लोग। जापान भेजी, टीम ही भाग गई। टीम ही भाग गई वहां पर, उन्होंने काकिया शराब और ये देखा, उन्होंने कहा भाई छठ फुटबॉल ऐसी अच्छी पार्टी करी। क्या मॉरल्स हैं यार आपके। हमारे यहाँ एक सेइंग है, हम मदरसे में जब दीन पढ़ते, अगर कोई आप पर ये फतवा लगाए ना कि ये जादूगर है, आपको लोग कहते हैं ना टेररिस्ट, इंडिया ने आपकी रेपुटेशन दुनिया में खराब कैसी की है? भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ये कराते हैं, कश्मीर में मुजाहिदीन ये छोड़ते हैं, खुद कुछ हमले ये करवाते हैं। और मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, जब ये एमल कामसी, ये अपना कौन सा था ये, और जिसने ये मैरियट होटल में बम फड़ा था, क्या नाम था इसका, इस मुंडे का? अबे क्या नाम है इसका? कसाब, अजमल कसाब। तो अजमल कसाब ने जब ये काम किया इंडिया में, पाकिस्तान की एक जमात के बहुत सीनियर आदमी ने कह दिया अपने में, पंजाबी में कहा, वहां पर एक स्पाई बैठा हुआ था होगा। उसने कहा क्या बता, देखे ऐसी किस तरह का काम कराया पाए। और भाईजान वो इराक में आपका ऑयल लूट के चले गए, अफगानिस्तान में सारा पॉपी और हेरोइन की प्लांटेशन लेके चला गया, लेकिन ब्रांडिंग चेक करें क्या करें, वी आर हियर टू लिबरेट द वर्ल्ड। ब्रांडिंग देखें उनकी, हम तो लिबरेट कराने आए हैं। तो मैं बेटा ये सारी मुंह से जो बकवास इतनी की है ना मैंने, मैं सिर्फ इस पे ये कहूंगा, हुलिया, जुबान, स्टाइल, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ब्रांड पोजिशनिंग, ब्रांड टारगेट ऑडियंसिंग, ये सब मैक्रोज बता रही होती हैं भाई। ये आए इसलिए दुनिया में इनका वजूद है। मेरे बारे में पाकिस्तान में एक जनरल इमेज जो मैंने स्टैब्लिश की है, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी, मुझे प्लीज हाँ में हाँ नहीं चाहिए, मैं कोई मक्खन लगाओ आदमी हूं नहीं। क्या मेरे ब्रांड में ये स्टैब्लिश्ड है? बट शेख हैविंग एन आउटलुक नॉट टेलिंग विद व्हाट इज इनसाइड बिकम स्टार। भाई अंदर का आप तो ठीक कर लेंगे ना, भाई चारों तरफ से अजाब टूटा हुआ है तो कहीं से तो रिपेयर शुरू, लोग कहते हैं ना स्ट्रेटेजी बताएं, स्ट्रेटेजी बता रहा हूं ना। अंदर तो सुधारता रहूंगा, तो बिल्डिंग बाहर से तो पेंट करवाऊंगा ना कुछ बच्चे। थोड़ी, थोड़ा जरा मेच्योर बात समझना। अंदर भी गंद है, बाहर भी गंद है, पूरी बर्बादी है, तो शुरू तो कहीं से करूंगा ना। तो बाहर का प्रेशर करने के लिए तो यहाँ तो कुछ लगाऊं, कुछ माल यहाँ लगाऊंगा तो प्रेशर कम होगा, कुछ माल यहाँ लगाऊंगा तो घर ठीक होगा ना। पूरे घर में ही आग लग गई है तो क्या करेगा? तो डोंट डोंट इंटरप्ट इन द मिडल, लेट मी सी व्हाट आई फील लाइक। ये आउटलुक आपको मेरे ब्रांड में पर्सनली फील होता है? भाई शेख हर किसी के पॉडकास्ट में उठ के नहीं जाता। ये फील होता है आपको कहीं? इवन नादिर अली के पास भी नहीं गया हो। मैंने ये बात एक जनरल पब्लिक को फील होती है, भाई शेख में इतनी ग्रेस है, ये भूखा नहीं है टीआरपी और रेटिंग्स का, उठ के नहीं जाएगा कभी भी। और ये फील आता है आपको, भाई पॉडकास्ट भी किया तो एक डिसेंट तरीके से अपने बच्चे के साथ किया। ये फील होता है मेरे ब्रांड में कि भाई भूख शूक नहीं है कोई, चौड़े में है थोड़े, भूख शूक नहीं है, ग्रेस है अपनी, बात करेंगे तो अपनी करेंगे, बिलो द बेल्ट नहीं जाएगा यार। फील होता है। अच्छा, दूसरी ये पीपल प्लीजिंग नहीं है किसी लेवल का, इसलिए आज इधर बैठे हैं आपके सामने। अच्छा ये चीज आपको फील होती है, एसी खोल, गर्मी लगेगी, ये चीज आपको फील होती है कि भाई बातों से भी खानदान, फैमिली, बाप प्यो माँ बच्चे बीवी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसकी लाइफ के अंदर, खानदानी आदमी, खानदान ओरिएंटेड आदमी है। ये चीज फील होती है भाई, मेन चीजें जो इनकी बातों में आपको मिलेंगी, आपको बीवी बच्चे, खानदान, फैमिली, शरीका, ये बड़े स्लोगन्स हैं शेख के। ही बिलीव्स इन अ फैमिली स्ट्रक्चर। शादीशुदा मतलब शेख विल कम विद हिज फैमिली, एक खानदान के साथ जिंदगी को मानते हैं ये चीज आपको ब्रांड में फील होती है कि भाई नोट शोट पहले से ही थे, नया कमाया हुआ नहीं है, पुराना खानदानी पैसा है। ये फील होती है कि वो नया पैसा नहीं है, नया ओछापन नहीं है।
नई V8 लैंड क्रूज़रें नहीं है, जद्दी-पुश्ती चलती आ रही हैं पीछे से। नया पैसा यार एक शेर सुनाना चाहता हूँ मैं। हुँ? मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ यहाँ पर अगर आप इजाज़त दें। मैंने ये कल हुज़ैफ़ा को बताया, हुज़ैफ़ा लोग मुझे बता रहे थे ना वो तरक्की कर रहा है, वो तरक्की कर रहा है, वो तरक्की कर रहा है। मैंने उसको कल एक शेर सुनाया। मैं ज़रा फिर से मैंने कल वो खुद भी सुना है और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि वो शेर क्या है, यहाँ पे शेर शेर हो सकता है? हैं? क्या लेकिन वो एक औरत का है। बेपर्दे की मतलब मैं क्यों एक औरत का चेहरा दिखाऊँ यहाँ पे? अच्छा नहीं लगता ना। ये शेर बड़ा कोई कातिल शेर उसने पढ़ा है, मज़ा आ गया उस खातून ने शेर पढ़ा, मेरे कलेजे को ठंड मिल गई क्योंकि मैं कल्चरल आदमी भी हूँ ना। वो कहती हैं कि हैं? मैं ऑडियो आ सकती है किसी तरह की? खानदानी नहीं हो तुम। तुमने इसी दौर में कमाया इसलिए इतना शश्क है। इसकी मिसाल आप देख लें कि भट्ट साहब 10 लैंड क्रूज़र निकाल रावी गाड़ी चला रहे थे अभी मैंने। 1 हफ्ते 2 हफ्ते में महीने डेढ़ महीने पहले देखा हूँ। तो मैंने उनको बोला मैंने कहा डैडी खुदा का खौफ करे, आप इतने बड़े चौधरी हैं और आप ये गड्डी चलाते हो। ये खानदानी आदमी है ना, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता दौलत पैसा आए ना जाए, वो तो उनकी ज़िंदगी थी उन्होंने गुज़ारी। ये आजकल के टिकटॉकरों को, ये शोबदेबाज़ों को देख लें आप, इनको कोई मौका नहीं मिलता कि वो जिसके साथ जाएँ जाके बैठ जाते हैं, इंटरव्यू देते। अभी जावेद शेख जैसा एक्टर बैठ गया एक ऐसे आदमी, मैंने कहा यार कोई ग्रेस ही नहीं है इनमें। तो मैंने कितनी और मैंने इनको बोल दिया मैं भाड़ में जाए मुझे कोई मानता नहीं मानता भाई हम मैं नहीं। ये चीज़ कितनी मेहनत की है। अच्छा ये चीज़ आपको फ़ील होती है कंट्रोवर्सी पे शोहरत नहीं कमाई। ये फ़ील होता है ब्रांड में। किसी की इज़्ज़त उछाल के, किसी को एक्सपोज़ करके, किसी को रोस्ट करके, किसी को ज़लील करके नाम नहीं बनाया। टूटे हुए दिलों को तोड़ के पहुँचा है शेख आतिफ यहाँ तक। सारे दिए। ये जुमले सुने हैं मैंने शेख साहब मुझे नींद नहीं आती थी आपकी आवाज़ लगा के कानों में सोता हूँ। ये जुमले मैंने सुने हैं। ये ऑनर और प्राइड है मेरे लिए। ये ऑनर और प्राइड है कि मेरे लोग मैं किसी टूटे हुए इंसान का सहारा बना। अल्लाह ने मुझसे ये काम लिया। मुझ जैसे नौकर, फ़कीर, गरीब आदमी से। कितने साल अपनी स्टोरी नहीं सुनाई। ये मुनीबा मज़ारी ने तो अपनी हस्बैंड पे झूठी कहानी काट के मोटिवेशनल स्पीकर बन गई है। आपने नोट किया मैं एफ़िलिएट मार्केटिंग नहीं करता। मेरी क्या इंस्टाग्राम फॉलोइंग कम है? अच्छा आप सबको छोड़ें। मेरा एक सोशल मीडिया हैंडल भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर का नहीं है। पता है क्यों? यूट्यूब पे मैं 8,50,000 सब्सक्राइबर्स पे होऊँगा। इंस्टा मेरा 644-45 पे होगा। यूट्यूब मेरा है ही नहीं, बना है अभी ढाई 280 पे कहीं खड़ा है। आपने कभी सोचा इसकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, जिस शहर में जाता है 7-8 हज़ार बंदा खड़ा हो जाता है सिर्फ 10 दिन की मार्केटिंग के अंदर, उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी नहीं है कहीं। वजह पता है आपको? क्योंकि मैंने 10 साल, 11 साल अल-मिदरार इंस्टीट्यूट को बनाया, उसके पेजेज़ बनाए, उसका सोशल मीडिया बनाया और मैंने कहा यार मैं पर्सनैलिटी से ज़्यादा इंस्टीट्यूट को बड़ा करना चाहता हूँ। ये है मेरी लेगेसी। मुझे लोग याद ना रखें, इन इस इधर बहुत लोग आके काम करेंगे। मैं पर्सनैलिटी वर्शिपिंग नहीं चाहता, मुझे मुरीद नहीं चाहिए अपने मेरे गाने गाने वाले। मिदरार ज़िंदा रहेगा, मेरा सदका जारिया मुझे आखिरत में इसकी नेकियाँ मिली। मुझे क्या पता था, ये सारे जो बैठे हैं इन्होंने 15 10-10 साल से इन्होंने पेजेज़ बनाए हुए हैं यूट्यूब के और ये मैंने तो 2021 में लॉन्च किए हैं अपने पेजेज़। अब ये मतलब एक मिज़ाज है ना, एक मिज़ाज है। और मेरी पूरी टीम इस पर इतनी ऑनर्ड फील करती है कि हमारा शेख बिकाऊ नहीं है, सेल आउट नहीं होगा। मैं क्या खान के हक में या उसके अगेंस्ट में जाके बैठ के सुर्खियों में नहीं आ सकता। मैं बोला ही नहीं हूँ। अंदर खाते में इशारे किए हैं जो भी हैं। मुल्क को गाली दे के, फौज को गाली दे के मैं कहीं से कहीं पहुँच सकता हूँ। अपनी अपने दामन को एक औरत को बचा के चलना होता है। मैं मर्द होके इस मुल्क में अपना दामन बचा के यहाँ तक आया हूँ। कि भाई बच बचा के आए हैं, संभल-संभाल के बात करने वाले लोग हैं। और अपने मिजाज के आदमी हैं भैया। मज़ा आएगा बैठ जाएँगे, नहीं आएगा किसी के बाप के नहीं है उठ के चले जाएँगे। एक फैक्ट्री वाले ने बुलाया था मुझे। 3-4 बंदे 5 लेक्सिस 570 खड़े करके उसको लग रहा था वो दबा लेगा बैठ के। तो फिर जब मुझे पता चला ना ये क्या चाह रहे हैं, तफसीर की क्लास देना उन्हें पता ही नहीं था कि जब हम पैदा हुए थे ना, तो बहरहाल बात और हो जाएगी। नहीं आया मैं उसकी दाढ़ के नीचे। नहीं आता मेरा नहीं मानता मैं, नहीं मेरी मर्ज़ी में। मुझे ये क्लास की टाइमिंग्स भी नहीं कंट्रोल कर सकते, मेरी मर्ज़ी में जब तक पढ़ाऊँ। मैंने 44 साल अपनी ज़िंदगी आग लगा दी अपनी ज़िंदगी को इसलिए कि मैं रूल फ़ॉलो करूँ, मैं कोई रूल नहीं फ़ॉलो करूँगा, मेरी मर्ज़ी। मैं 2 घंटे पढ़ाऊँ, जिसने मुझसे नहीं पढ़ना जाए क्लास छोड़ के चला जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ना मुझे तारीफ़ चाहिए, ना मैं कोई भूखा हूँ इन चीज़ों का, मेरी मर्ज़ी। मेरा एक अपना स्टाइल है, मेरा एक अपना ब्रांड, जिसको आना आए। और मैं पूरी क्लास को क्या 7,000 का मजमा था अभी मेलसी के अंदर, 5 सेकंड में खामोश करा दिया मैंने। अल्लाह ने दिया है ना माशाल्लाह से, कुर्बानियाँ है पीछे। बीवी देखें कैसी कोई जंगी बीवी अल्लाह ने अता की है। मैं तो आज सबसे पहले झोली उठा के कहता हूँ कि अगर ये ना होती और मुझे मिल जाती कोई ऐसी-वैसी ऐरी-गैरी, नहीं तो मुझे तो कमज़ोर कर देती वो। मैं तो आज भी उसे कहता हूँ, अब तो बच्चे हो गए हैं, बैग पता है हमारे बैग हमेशा तैयार रहते थे, क्योंकि उसे पता था इस जैसा सर फिरा ना ये ज़्यादा देर टिकेगा नहीं कहीं। बैग पैक रखती थी वो, इनका भरोसा नहीं है कब जंग हो जाए, यहीं से हिजरत करनी पड़ जाए। हर वक़्त उस लड़की को मैंने उसकी ज़िंदगी अज़ाब कर दी मैंने, सिर्फ़ अपनी गैरत-इज़्ज़त के पीछे।
कभी बाप के घर से निकल गया, कभी मस्जिद से निकल गया, कभी फलां से निकल गया। कितनी माश देता है ना अल्लाह इंसान को। जिस तरह का मिजाज होता है वैसे ही मिलता है। लोग भी देखें कितने मेरे साथ जितने भी कम मार के सारे अल्लाह ने फिल्टर कर दिए। लेकिन आप देखें, आप मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, बीवियां नहीं चाह रहे हैं लोग, बच्चे नहीं चाह रहे हैं, डबल मीनिंग चल रहे हैं, वो मतीरा चल रही है कहीं, वो ताबिश हाशिम, तो मैं तो किस तरह के लोग ने हैं। और मैं बैठ के यहाँ अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए इंटरव्यू दूं बैठ के? नो, पेट मरे ये लोग मुझे कह के आपको मॉडर्न मीन्स ऑफ मार्केटिंग में आना है। मैं कहा बढ़ जाए। सोना, हीरा कोयले की कान से बाहर नहीं निकलता, हाथ काले करने पड़ते हैं हीरे को तलाश करने के। अगर मैं एक जेन्युइन प्रोडक्ट हूँ, अल्लाह की तौफीक से, मालिक के मदद से, लोग खुद ही आएंगे। जिसने आना होगा ये हीरा अल्लाह खुद ही ढूंढवा देगा, किसी को अगर ढूंढवाना होगा तो। मैं क्यों थल्ले लगूं किसी के? मैं क्यों अपनी मार्केटिंग करता हूं? आओ जी पढ़ लो मुझसे। अभी मेरा हज सेल कर रहे हैं ये लोग बैठ के, मेरे नाम पे हज सेल होगा अभी। मैंने तो पहले जुमला ये बोला भी इनको, यार गरीब गरीब नहीं जा सकेगा साढ़े हज के अंदर। नहीं जी, बड़ा एलीट क्लास हज होना चाहिए। तो सारा तो कमाया हुआ इधर दे दिया। 70 लाख 90 लाख करोड़ पे कमाता हूँ महीने का, ये भी अल्लाह ने रहमत कर दी कोविड के अंदर। आपने नोट किया यूट्यूब की 1 मिलियन, मेरी 5-5 मिलियन की अपने हैंडल्स के ऊपर कोई 150 वीडियोस होगी, ऐड आया कभी किसी के ऊपर? पैसा ही नहीं खाया वहां का कभी। बट साहब ने भी रिसेंटली मुझे बोला, ओ मैंने पता चलिया है तू आजकल जी तरक्की तेरी हुई है ना, तू यूट्यूब तो पैसे खांदा पे। मैं कहा डैड, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤੇ 뮤직 ਦੀ ਹਰਾਮ ਕਮਾਈ ਖਾਵਾਂਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है मैं ये कम कर सकता? आप देखें, ये ब्रांड, आप मुझे, मेरा सवाल है, मुझे तो पता ही नहीं है ये कौन से एसईयू वेसईयू होते हैं चेक करने के लिए। मुझे नहीं पता। मैंने ये चीजें बहरहाल अपने मैक्रोज में रखी हैं कि यार जेन्युइन चीज दिखे लोगों को, भाई नहीं है, भाई नहीं है ये चीजें इनके अंदर। दिखता है ये आपको एक मैक्रो आउटलुक के अंदर। सॉरी मैंने अपनी ज्यादा हाँक दी है यहाँ पर। इज द क्लास विद मी? चुप हो गए सारे। मुझे लगता है मैंने ज्यादा ही हाँक दी है अपनी यहाँ पर। तलात को मैंने पॉडकास्ट क्यों दिया? ग्रेसफुल आदमी, एक जेन्युइन आदमी, एक बड़ा आदमी, दोस्ती लगाई मैंने। वो आया ना मेरे से मिलने के लिए, वो आया ना मुझसे मिलने के लिए, मैं उसे लेके गया सिर्फ जमीनें दिखाने के लिए। वो अच्छा भी लगा उसको। मैंने उससे बोला, मैं कहा तला भाई, हम मेंटल आदमी, हम लोगों को ज्यादा समझ नहीं आएंगे। वो वाकई उसने देखा भाई, पीछे एक शजरा है, एक बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल फैमिली है, एमएनए है फैमिलियों के अंदर, चेयरमैन हैं गवर्नमेंट के अंदर, इतने तगड़े खानदान है, ससुराल, सबके बीच में बैठ के ही इज लिविंग। और गाँव देहात में मैंने उसको जमीनें, मैंने उसको बोला ये देख लें सर, ये इतनी खैरियत है सर मेरी फैमिली के अंदर, ग्लोरिया जीन्स हैं, फ्रेंचाइजें हैं, क्या कुछ नहीं है। मैंने लात मार के चला गया इन सब चीजों को। चाहिए नहीं था मुझे ये सब। लेकिन जब किरदार के साथ नहीं मिला, तो सर्वाइवल के लिए थोड़ी सी, जब अल्लाह वालों ने ही जब अल्लाह वालों ने ही दिखा दी, तो फिर मैंने कहा यार ये तो बड़ी बड़ी, बहरहाल ऑफ द रिकॉर्ड, कम बैक टू द सब्जेक्ट, आई एम सो सॉरी, मेरा तो वो मीटर ऑन हो जाता ना वहां पर। मैं तुम लोगों से एक बात शेयर करूं, तुम लोग लीक तो नहीं करोगे कि? मैं तो क्या क्या बात बताऊं यार, मैं क्या बात बताऊं? मैं इतनी बातें मैं क्या बताऊं। एक इन्फ्लुएंसर आया मुझसे मिलने के लिए, एक इन्फ्लुएंसर आया, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ा पॉडकास्टर। ये इस महफिल में अमानत है, अल मजलिस अमाना, ये रिवायत है ना, हदीस के अल्फाज है, मजलिस की बातें अमानत होती हैं, अगर तुमने शेयर की ना आखिरत में तुम्हारे गिरेबान पकड़ लूंगा मैं। बहुत बड़ा नाम है पॉडकास्टिंग कम्युनिटी का, मेरे यहाँ पे मिलने के लिए किसी ने सोर्स लगवाई कि आप मिलें उससे। मैंने कहा भैया हम दरवेश आदमी हैं, हम पेंडू आदमी, हम क्या मिलेंगे, हमारा हम आदमी उल्टे हैं। वो आया यहाँ बैठा, मेरे पास रिकॉर्डिंग तक भी पड़ी हुई है। वो आया, वो बात ही नहीं करी, वो बात ही नहीं हो पा रही, मैं इसके साथ यूं मैं सिर्फ यूं बैठा हुआ था उसके साथ यूं करके ना, वो जस्ट, मैं और सुना क्या हाल है आप? हुकुम जी, खादिम नौकर ताबेदार। वो बात ही नहीं हुई, बात हुई बहरहाल इधर उधर। अब मैं सोच, अब हम क्योंकि बैठे हैं ना, हम यूं बैठे हैं, वो इधर उधर बातें, तो मैं सोच रहा हूँ मुलाकात आई, वो बात करें भैया आप। उन्होंने कहा जी 10 मिनट का, उसने कहा जी मैं आपके हाथ पकड़ सकता हूँ? उसने ना मेरे दोनों हाथ पकड़ के ना थंब डाउन किया, तो मेरी थोड़ी ही पैल्पिटेशन जो ना वो तेज हो गई, तो मुझे समझ हो गया इसने जिन एंगेज कर दिया मेरे साथ। ठीक है, प्रॉपर प्रॉपर गंदी चीज लेके आया था वो अपने साथ। ये मीडिया के लोग, ये सारे इल्यूमिनाटी शूमिनाटी से बिके हुए होते हैं। उसने ना ये थम्स डाउन किया ना, मेरे कह रहा मैं आपसे, मैं आई आई सक एनर्जीज टू फील व्हाट पीपल आर। मैंने कहा ये ले। उसने मेरा हाथ पकड़ा ना, तो मेरी मेरी हल्की सी हार्ट बीट तेज, क्योंकि उसका जिन एंगेज हो गया ना, उसने अमल शमल किए हुए थे यहाँ तक पहुंचने की। तो मैंने ना उस वक्त ना उसको डीप डाउन आंखों के अंदर आंखें, जब मैं किसी, मैंने जिन इतने जिन कत्ल किए हुए हैं जो मैंने मेरे मुकाबले हुए हैं इनसे, मैं इतना सीरियस हो गया। मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा, मैंने कहा एक पॉजिटिव मुवाहिद तौहीद परस्त का का ऑरा चेक कर रहे हैं आप? मैंने उसको स्ट्रेट ही कह दिया। कहता है आई एम जस्ट लविंग इट, आई एम जस्ट इंजॉइंग इट वगैरह। तो उसने ना हाथ उठा लिया यूं करके, उसके वाले ने उसको बोला होगा जो उसके साथ चीज, मत उंगल कर, प्योर सोल है। बट उसने सेकंड अटेम्प्ट की, मेरे पास वीडियो बड़ी हुई है। उसने कहा आई वांट, उसने फिर उसने जब सेकंड टाइम में टच किया ना, आई हैड सच अ पावरफुल स्माइल ऑन माय फेस, जस्ट टू टेल हिम
कि तूने नेगेटिविटी को रूह बेची है और मैं मुवाहिद हूँ, मैं तौहीद वाला आदमी हूँ। ये तेरे 8-10 तो जो है ना मैं सिर्फ़ ब्रेकफ़ास्ट में खा जाऊँ बैठ के, ये मैंने उसको आँखों-आँखों में समझा दिया। ही वाज़ चैनलिंग विद मी, चैनलिंग समझते हैं? रेकी में होती है, वो चैनल कर रहा था मेरे साथ। तो उसने जब अंदर की एनर्जी देखी होगी उसने हाथ उठा लिया। उसके बाद से उसका सर दर्द, उसकी गर्दन वो यूँ बैठा हुआ है ये और जी ये वो सब दिस हैपेंड। तो पता चल गया होगा ना उन्हें। उसके उसको फ़ील एक और बहुत बड़ी पर्सनैलिटी आई उसकी, उसने 150 लफ्ज़ बोल दिए सिर्फ़ 3 मिनट में। आई वाज़ लाइक मैं ये हूँ, वो मैं फलान, मैं ढिमकान, मैं इधर, मैं उधर, मैं फलाँ, मैं ये मैं किताबें बहुत मार्केट करते हैं वो, इशारा कर दिया मैंने। किताबों में बड़ी बात करते हैं। मैंने कहा यार मैंने कहा भाई मैं पेंडू सा आदमी हूँ, 12वीं पास हूँ, ग्रेजुएट भी नहीं हूँ, कोई मास्टर पीएचडी नहीं हूँ। जंग करनी आती है और जंग लड़ना सिखाते हैं हम लोगों को। बहरहाल, कमिंग बैक टू द गेम, टाइम वाज़ अप। मैं नहीं छोड़ूँगा, मैं पूरा पढ़ाऊँगा 5 मिनट। शेख माय क्वेश्चन बाद में करी पुत्र। इस्लाम के मैक्रोज़ एस्टेब्लिश करने में कि इस्लाम वेलफेयर का चैंपियन है, इस्लाम ह्यूमन राइट्स का चैंपियन है, इस्लाम जो है वो टेक्निकल डोमेन्स का चैंपियन है, इस्लाम खुददार है, इस्लाम मिज़ाज है, चौधरी भी है और हम्बल भी बड़ा है और दरवेश है, फ़कीर है। इस्लाम जो है वो हक़ की बात करता है, चाहे अपनों के खिलाफ ही क्यों ना हो। इस्लाम हिजरत करता है हक़ के लिए। इस्लाम गारों में रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारों में रहे हैं। हक़ के लिए आपने गार देखे, मार खाई, बेटियों से तलाक हुई है आपकी, आपने हक़ का साथ नहीं छोड़ा। ये ब्रांडिंग हमारी लगती है आपको कहीं से? अय्याश हम, 11 बजे उठने वाली कौम हम मुझ समेत, शॉर्टकट हमारे, फ्रॉड्स हमारे, चोरियाँ हमारी, डकैतियाँ हमारी, उधर भी होंगी, लेकिन हमारी स्टेट लेवल पर है। विकिपीडिया से यू हैव अ डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन जी नहीं, मेरी कोई यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन से डिग्री नहीं है। मैंने कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की थी अपनी। मैं आखिरी के 2 सेमेस्टर पहले ही आ गया था यहाँ। ये मैंने तला आपके पॉडकास्ट में भी बता दिया। समझ रहे हैं? उस ज़माने के अंदर जब मैंने दीन की खिदमत शुरू की थी या मैं यूनिवर्सिटियों में जाता था, तो जब मुझे मदरसे और मस्जिद के अंदर मैंने रिफ़ॉर्म्स लाने की कोशिश की, रीज़न क्या था शेख? अबे तुझे सा ये हाउ ओल्ड आर यू? ज़मीन परवेज़, हाउ ओल्ड आर यू? बेटा 23 साल का होके तू 44 साल के शेर की ज़िंदगी को क्यों खोल रहा है इतना? ये रीज़न क्या था? छठे सेमेस्टर के अंदर छोड़ के आ गया था अमेरिका को, लाइफ़ को लात मार के आ गया था, कोई वजह ही होगी ना, कोई मेंटल पना किया होगा उस दौर के अंदर। तो ज़्यादा खोद के क्या मिल जाएगा? बस ये देख ले कि मैंने ज़िंदगी के अंदर कितने भंड मारे हैं। तो उस ज़माने में यूनिवर्सिटियों में जा फ फ हैदर असदुल्लाह 43 सर, वेलकम टू द क्लब हबीबी। तो उस ज़माने के अंदर यूनिवर्सिटियों में जाके लेक्चर देने के लिए होगा, लड़कों ने लिख दिया होगा, भाई स्टडीड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन। हम इस तरह लिखवा दिया करते थे। वो आ गई कहीं ग्रेजुएशन, कोई ग्रेजुएट मुझे कोई शर्म नहीं है इसको बताने के अंदर। मैं कोई दुनियावी ग्रेजुएट आदमी नहीं। बस हम जो हैं वो हैं और सो हैं। दीन पढ़ा है बस हमने जितना भी पढ़ा है, जो आता है हम दिल से पढ़ाते हैं उसको। ये डिग्री-शिग्री क्या होती है? हम इस कोर्स में वो मैक्रोज़ जिसकी इस्लाम दावत देता है, वो मैक्रो फ्रेमवर्क जो इस्लाम ने एस्टेब्लिश किए, वो मैक्रो फ्रेमवर्क्स जिसके थ्रू रसूल सल्लम का एक इतना ब्रांड और इतना पावरफुल ब्रांड एस्टेब्लिश था, वो मैक्रोज़ जिस पर इस आज फिर से दावत और इस पे काम करने की ज़रूरत है, वो मैक्रोज़ जिधर से आप अभी भी लोगों को थ्रेट लग रहे हैं, इन्हें न्यूट्रलाइज़ करने की क्या स्ट्रैटेजी है? ये पूछे ना बड़े-बड़े फिलोसोफरों से, भई हमारे ऊपर 10 इल्ज़ाम लगे हैं, क्या कर रहे हैं आप उसको हटाने के लिए? आप इंग्लैंड के मुसलमान देख लें, वो भी रगड़म पट्टी मार रहे हैं हर जगह। हर जगह रगड़ा चल रहा है भाई, तुम गलत हो, हम ठीक। वो पता है क्या कह रहे हैं? हम गलत ठीक की बात ही नहीं कर रहे हैं भाई, हम तो प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। घर में एक आदमी हराम-हलाल की बहस कर रहा है और घर में एक आदमी बिजली के बिल पे कर रहा है, माँ-बाप की खिदमत कर रहा है, सबके रोज़गार की मेहनत कर रहा है और दुश्मनों से उनकी हिफाज़त कर रहा है और एक बच्चा हराम-हलाल की बात कर रहा है। किसकी सुनी जाएगी? जवाब दें। अल्लाह की नज़र में अच्छा काम वो कर रहा है जो हराम-हलाल कर रहा है। मैं ह्यूमन ग्राउंड्स और ग्राउंड स्ट्रैटेजीज़ की बात कर रहा हूँ, जवाब नहीं दे रहा, हैं? नहीं, एक बंदा घर में बैठ के एक बाप को कह रहा है, "भई तू भी काफ़िर है, जो ना माने वो भी काफ़िर है, तू भी काफ़िर है माँ।" कुफ़र के फतवे लगा रहा है, लोगों को लोगों को जजमेंट पास कर रहा है, तुम भी गलत हो, तुम भी ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। बिल्कुल गलत, सही बात कर रहा है, गलत बात नहीं कर रहा। और एक आदमी जो है ना,
उसका दीन मज़हब से ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो घर को पैसे भी ला के देता है, सहूलतें भी दे रहा है, फैसिलिटेट भी कर रहा है। किसका बोलबाला होगा? सिंपल बात। इस दुनिया में एक कौम बैठ के हराम-हलाल पे बात कर रही है, जो अच्छी बात है, मगर जस्टिफाई नहीं कर रही कि हराम में एक नुकसान छुपा है और हलाल में एक फ़ायदा है। वो इस्लाम को नफ़े-नुकसान की आइडियोलॉजी से प्रेज़ेंट नहीं करता, फ़ोर्स और कमांड के लिहाज़ से प्रेज़ेंट करता है। और वो बात करता है, भई मैं सिर्फ़ आपके नफ़े और नुकसान की बात करता हूँ। मज़हब इसे क्या कहता है, मेरा इससे लेना-देना नहीं। वो चढ़ गए ऊपर। सेंसिटिव क्वेश्चन है बट ईमान ओवर एवरीथिंग। बट सॉरी टू से हमारे यहाँ उम्मे बरीरा इज सेइंग सेंसिटिव क्वेश्चन। व्हाई इज इट अ सेंसिटिव क्वेश्चन? भाई एक बहू है, एक सास की, 4 बहुएँ हैं। एक बहू जो है, या 2 बहुएँ कह लें, 2 नूहें जो हैं वो दे आर ऑल में वो अल-हुदा भी जा रही है, वो कुरान की क्लासेस की भी ले रही है और वो जो है अल्लाह भला करे वो अल-नूर भी जा रही है, वो नुमान अली खान को भी सुन रही है, वो बाय भी कर रही है, उसकी ज़िंदगी इज़ ऑल अबाउट दिस। और एक औरत घर के अंदर ससुर को भी सर्व कर रही है, खामन का भी ख्याल रख रही है, ठीक है? हर लिहाज से उसने देवरों को भी देखा हुआ है, उसने जेठानियों को भी मुँह दिया हुआ है, उसने देवरानियों को भी मुँह दिया हुआ है, वो शरीके के अंदर भी खड़ी हुई है, वो डेटरेंस भी क्रिएट कर रही है, वो बच्चों को भी इन करा रही है फैमिली के, वो दादा-दादी को भी इंटैक्ट रख रही है। और इसके बाद उसको टाइम बचता है तो वो अपने पर्सनल लेवल के ऊपर घर से भी पढ़ लेती है, हिसाब-किताब है, वो ऑरा खराब नहीं कर रही सिस्टम। और एक ये है जो सुबह अल-हुदा में, उसकी दोपहर अल-नूर में, तीसरी किसी और जगह पे 24 घंटे तुहानू औरतां तुहानू दौरा कुरान यही चलता रहेगा। आप मुझे बताएँ, फैमिली के अंदर सॉफ्ट स्पॉट किसका एस्टेब्लिश होना है? सिंपल बात है, मैं ये नहीं कह रहा। जो घर सँभाल रही है, जो सिस्टम चला रही है, उसी को चाबियाँ देगी ना सास। सिंपल सी बात है। तो ये देख लें एक फ्लॉ नहीं है, आजकल के दौर के अंदर। तो उम्मे बरीरा के कमेंट के ऊपर मैं ये कहूँगा भई ईमान ओवर एवरीथिंग। ईमान इज़ एवरीथिंग। ईमान एवरीथिंग से आउट होकर क्यों बन रहा है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने किसी जंगल में थोड़ी भेजा था। शहर में रह रहे थे वो। सबके साथ थे, सबके बीच में थे, सबके साथ लेके चले। आपकी एक पूरी अच्छा इस्लाम आइसोलेट करता है, ये ब्रांडिंग नहीं। आप बताएँ लोग क्यों नहीं हिजाब और दाढ़ियाँ रखते? क्योंकि आपकी ब्रांडिंग है मुल्क के अंदर, भई दीन में आना होगा सब छूटेगा। ये है कि नहीं? इसको इंटरनेशनल ब्रांडिंग से छोड़ें, लोकल ब्रांडिंग की बात करते हैं। क्या आपका मैक्रो एस्टेब्लिश नहीं है मस्जिदों मदरसों का? कि भई अगर दीन पर आओगे ना, ना कमाई है, ना पार्टी है, ना चिल है, ना कुछ है। सीधा मामला ज़िंदगी से कट जाएगा आदमी और गया। है कि नहीं? आप हिजाबियों से पूछ लें, इनकी ब्रांडिंग ही यही है। इस्लाम कहाँ रोकता है चिल करने से? कौन-सा दीन रोकता है? ये ह्यूमन ह्यूमन नेचर से कैसे हट के ब्रांडिंग हो सकती है आप? नहीं भाई हिजाब है तो कोई मसला नहीं है, वो बच्ची आगे होगी मैदान के अंदर। हिजाब वाली बच्ची आगे होगी। वो स्कूल भी जाएगी, वो एजुकेशन भी लेगी, वो सब कुछ सीखेगी, वो फैमिली भी चलाएगी, वो चौधरी भी बनेगी, वो सास भी बनेगी, वो जो प्योर है वो पेवर-पना भी दिखाएगी और वो जिद्दत भी रखेगी। क्या मसला है? वो बॉबी ब्राउन भी यूज़ कर लेगी तो क्या मसला है? वो एनास्टेसिया बेवर्ली हिल्स इस्तेमाल कर लेगी तो क्या मसला है? वो पिक्सी इस्तेमाल कर लेगी तो क्या इश्यू है? फिर आलूदा वाली के साथ क्या? इसका क्या मतलब? मैं कोई आलूदा को नहीं कह रहा। आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ फरहाद आपा। आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ निगहत हाशमी। दे these are the ladies, these are the ladies of the ummah, you know. I high respect and regard for them. I'm just मैं सवाल तो कर सकता हूँ ना एक, कि अगर हमने चलो मगरिब का वक़्त हो गया है और मेरे ख़्याल से अभी हमारे यहाँ तो नहीं हुआ। लेट्स कॉल इट ऑफ आज के लिए। ये क्लियर हो गया कि मैक्रोज़ क्या होते हैं और माइक्रोज़ क्या होते हैं। तो मैक्रोज़ के ऊपर फिर इट मीन्स दीन के साथ-साथ घर को भी सर्व करें। बेटा तूने जिस भी आलिम से या जिस भी आलिमा से पढ़ना है ना, तू उनसे दीन पढ़ ले, सियासत मैं सिखाऊँगा। और पूरी दुनिया आती है। ये यूथ यूथ क्लब वाले भी हमारे यार दोस्त ही हैं ना एक लिहाज से। इनका एक बहुत बड़ा आदमी आया मुझसे काउंसलिंग लेने के लिए। तो मैंने उससे पूछा, "भई तुम क्यों नहीं गए राजा ज़िया उल हक के पास या राजा के पास?" या उन्होंने कहा, "शेख साहब दीन हम सबसे दुनिया हम आपसे सीखते हैं, दुनिया की सियासत क्या होती है। तो दीन जिससे भी पढ़ना हो पढ़ो, हमें मुझसे मसला नहीं है। सिखाएँगे हम तुम्हें जंगें कैसे ली जाती हैं, जंगें कैसे जीती जाती हैं, क्या पॉलिटिकल एक्यूमेन चाहिए होता है। ये सीधे-सीधे कूल कौलन सदीदा के साथ काम नहीं होना। एक मैक्रोज़ होती है, एक माइक्रोज़ होती है। शरीयत की मैक्रोज़ क्या हैं और शरीयत की माइक्रोज़ क्या हैं? दिस इज़ द सब्जेक्ट। इस्लाम में अगर कोई चीज़ हराम है, उसके पीछे मैक्रो क्या खड़ा है? हाथ क्यों काटते हैं, हिजाब क्यों पहनते हैं, दाढ़ी क्यों रखते हैं, सूअर क्यों हराम है,
सूद क्यों हराम है और जो है वो ये सब के पीछे एक मैक्रो खड़ा होगा। हमारी हर डिटेल के पीछे एक मैक्रो है, वो मैक्रो पढ़ाएँगे हम आपको इंशाअल्लाह इस्लामिक फ्रेमवर्क में। तो जब बात करनी है किसी सर जब आपने हमने आपको सुनना शुरू किया तो आपकी बातों की डेप्थ समझ ही नहीं आती थी। क्या बात है भई? फिर मेरी एक दोस्त आपको 6 सालों से सुन रही थी, वो समझाती थी तो समझ आना शुरू हुआ और अब लाइफ़ का कैसा लोगों को फेस करना था आप बेटा हमने कहा है ना आपको आप दीन पढ़ें, जहाँ से भी पढ़ें, यहाँ से भी पढ़ें, इनसे भी पढ़ें मकदार में, हम आपको कुछ और पढ़ाएँगे इंशाअल्लाह। सर्वाइव कैसे करना है, ग्रो कैसे करना है, जंग कैसे लेनी है आपने, किस तरह लेके चलना है इनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। मैंने बहुत सौ के थोड़े-थोड़े सुने, इनके पास कोई स्ट्रैटेजी है, बड़े-बड़े थिंकर्स जो बैठे हैं ना आपके इनका कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। 2 लाख बंदा मिल जाएगा तो पार्लियामेंट में धरना डाल देंगे, ये लीव इट मैन इनके पास कुछ स्ट्रैटेजी नहीं। एंड में एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है, फौज के आगे किसी का बाप नहीं खड़ा हो सकता, सिंपल। अब बात करें इधर से आगे कैसे लेके चलना है। एस्टैब्लिशमेंट से लड़-लड़ के कुछ नहीं मिलना है इनको। इनको भी जो लड़ रहे हैं अभी और पहले वाला में। डील करो, बात का रास्ता रुख बनाता है अपना। इनकलाब ऐसे आया ही नहीं है कभी। हम कोई टर्की-शर्की नहीं है। भाईजान तरीका होता है, हर मुल्क के अपने स्टैटिस्टिक और डेमोग्राफिक्स होते हैं। उसके लिहाज से स्ट्रैटेजी बनाई थी। वो सऊदीया वाला तो मराए कह रहे हैं और पता नहीं किस-किस को लेके आ गया कमबख्त मारा। तो भाईजान आप छोड़ दें इन चीज़ों को। ये बड़े तरीके से देखने वाली चीज़ें, ये मज़ाक नहीं है उम्मत पे बात करना, उम्मा, 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 उम्मा शुरू किया, ये मज़ाक नहीं है। कनाडा के अंदर काम कर रहे हैं मुसलमान, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है, यहाँ की स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी। मगर वो एक फ्रेमवर्क के अंदर क्योंकि पहले हम ये तो समझ लें ना भई इस्लाम आया क्यों था? क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? मनवाने क्या आया था? और फ्रंट डिटरेंस क्या थी? फ्रंट डिटरेंट्स क्या थे और किस चीज़ से हमारी ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन जस्टिफाइड थी? अंदर खाते के अंदर जब मैक्रो एस्टैब्लिश हो जाता है ना, तो माइक्रो में किसी की मुंडी भी काट देंगे ना, तो लोग बुरा नहीं समझेंगे। नहीं यार इन्होंने मारा हमने ये अचीव करना है एज़ मुस्लिम्स, यार अगर इन्होंने मारा होगा ना, तो ठीक मारा होगा इन्होंने। ये जुमला कैसा लगा आपको? इन्होंने मारा है ना, तो ठीक मारा होगा। ये जुमला कैसा है? ये ऑब्जेक्टिव कैसा है? अगर इन्होंने किसी को मारा है ना, इस ऑर्गनाइज़ेशन से अगर शेख साहब ने डाँटा ना किसी को, को खच मारी होगी उन्होंने। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको खुश रखे। आई वेलकम यू एंड ओपन द इस्लामिक फ्रेमवर्क कोर्स इन द क्लास। टका के मज़ा आ जाएगा, दिमाग के तार ना हिल जाए ना, तो मैं ये पढ़ाऊँ नहीं सारी ये मेरी ज़िंदगी के सिग्नेचर तरीन क्लासेस में से एक क्लास है। ऐसी डेप्थ खुलेगी, दिमाग के तार खुल जाएँगे। अल्लाह ताला तुम्हें और इल्म हासिल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। मुझसे कोई गलती अल्लाह मुझे माफ़ कर दे।